The topic for today's discussion is birds of Pakistan. First of all, I want to say something about the audience. I hope in our audience we have teachers, we have students, we have immature zoologists, nature lovers, bird watchers, and as well as other participants who take interest in conservation of wildlife. So I pay my salam to everybody, and I request them all to pray to Almighty Allah that we will succeed in delivering our lecture very comfortably instead of any hindrance from the internet or any other issue. So let us start with today's topic, that is birds of Pakistan. सबसे पहले हम ये करेंगे कि बर्ड को डिफाइन करते हैं, बर्ड क्या है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बर्ड क्या है? ए वार्म ब्लडेड एग लेइंग वर्टिब्रेट है जो डिस्टिंग्विश करता है बाकी एनिमल्स इसको बाय पोजेशन ऑफ फेदर्स, विंग्स, ए बीक एंड टिपिकली बाय बीइंग एबल टू फ्लाई। ये सारी चीजें होने के नाते उसमें यही क्वालिटी है कि वो बाकी सारों से हट के वो फ्लाई कर सकता है, वेयर एज ऑल अदर बर्ड अदर एनिमल्स दे कांट फ्लाई। सो बर्ड में एक जो स्पेसिफिसिटी है तो यही है कि वो फ्लाई कर सकता है, और ये वाले उसके आइडेंटिफिकेशन चीजें हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई करता है। तो बर्ड की डेफिनेशन हम करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो क्लास हम पढ़ रहे हैं बर्ड्स की, उसके करेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे कि उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ताकि हमें बर्ड्स के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो उसके क्या करेक्टर हैं जिसकी वजह से वो जो एनिमल्स हैं उनको हम एवीज क्लास में रखते हैं इंस्टेड ऑफ रेप्टाइल्स और मैमल्स और एनी अदर क्लास, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। तो क्या है? बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड हैं, उनके जो 4 लिम्ब्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं इनटू विंग्स। दे हैव वेल डेवलप्ड मसल्स जिसकी वजह से वो हवा में उड़ सकते हैं और वो फिजा को सर कर सकते हैं। और इसी तरह उनके जो हाइंड लिम्ब्स हैं उनके अडेप्टेशन हो गई है फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, हॉपिंग, पर्चिंग, ग्रास्पिंग, वेडिंग एंड स्विमिंग। सो ये जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी अहम है किसी बर्ड को समझने के लिए। इन्हीं पे वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है इन चीज़ों पे, जो पर्चिंग बर्ड हैं, ग्रास्पिंग बर्ड हैं, वेडिंग बर्ड हैं और स्विमिंग, तैरने वाले बर्ड हैं। जैसे मैं अगर मिसाल दूं तो जितने तैरने वाले बर्ड्स हैं उनकी फीट जो है वो वेब्ड होंगे जो उनको स्विमिंग में तैरने में मदद देंगे। तो जितने डक्स, गीज एंड स्वान हैं जो पानी में रहते हैं, वेटलैंड के बर्ड्स हैं, उनको स्विमिंग करनी है तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक खास किस्म का इंतजाम कर दिया है जिसकी वजह से वेब्ड फीट उनको अता किए हैं और उस वजह से वो स्विमिंग कर सकते हैं। इसी तरह ग्रैस्प करना, किसी चीज़ को पकड़ना, पर्च पे बैठना कैसे है, शाख में बैठना कैसे है, वॉकिंग के लिए भी ये सारी चीज़ों के लिए हाइंड लिम्ब उनके डेवलप हो गए हैं। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बर्ड्स का कि उनकी जो लेग्स हैं उस पर स्केल्स हैं, जो बड़ा एक क्लियर एविडेंस है कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक स्टडी हुई है उसके मुताबिक ये रेप्टाइल से इवाल्व हुए हैं। फिर ये बर्ड्स में यही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बाकियों से इसको सेपरेट करते हैं या इसको बाकियों से यूनिक बनाते हैं कि दे पोजेस फेदर्स, विंग्स, लाइट वेट हैं, रिजिड स्केलेटन है, एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म है, फिर यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बीक है, ओविपैरिटी है। अब फेदर्स का पोजेस करना इनका यूनिक कैरेक्टर है, विंग्स हैं, ये लाइट वेट, रिजिड होना, एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म यही है कि वो जब हवा को सर करते हैं, हवा में होते हैं तो तब भी अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने जो उनके मेटाबॉलिज्म में अंदर उनको वो बड़े इजीली मेंटेन करते हैं। अब यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बड़ा कमाल है कि अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया है, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है एडिशनल एयर सैक से, लंग्स के अलावा। अब वो जो इनहेल करते हैं एयर, तो क्या करते हैं कि वो 100% जो इनहेल करते हैं एयर, वो कमाल है कि ओनली 25% जो एयर है वो उनके डायरेक्ट लंग्स में जाती है और बाकी 75% जो है वो उनके सैक्स में जाती है, जो एयर सैक्स हैं जो बिहाइंड द लंग्स हैं, और वो उनमें सैक्स होने, ये जो 75% एयर है ये उनको जो बोन्स हैं वो बोन्स ऐसी हैं जो खोखली हैं जिनमें हवा ये जा सकती है। तो उस हवा उनमें जाने की वजह से क्या है
कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं इन द एयर, और इस उड़ान में ये पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उनको बहुत सपोर्ट करता है। बीक है, बीक और जानवर में होगी, लेकिन इनकी स्पेसिफिक जो बीक्स हैं आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बीक्स की वजह से ही हम बर्ड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे और उनके आइडेंटिफिकेशन में हमें, क्लासिफिकेशन में हमें आसानी होगी। ओविपेरिटी और भी जो एनिमल हैं, रेप्टाइल्स हैं, एग ले करते हैं, मैमल्स भी एग ले करते हैं, लेकिन ओविपेरिटी भी इनकी एक खासियत है। तो ये इस तरह, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू में गया तो उन्होंने कहा जी ये जितनी अपनी डेफिनेशन बता रही है तो लंबी चौड़ी है, दूसरे एनिमल्स बेस कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी यूनिक और कंसाइज डेफिनेशन बताएं जो सिर्फ बर्ड को रिप्रेजेंट करे। तो उसमें थैंक गॉड के मैंने वो सालम अली की बुक पे पढ़ा था, फेदर्ड बाइपीड। तो मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कहा जी अब बाइपीडल फेदर्ड एनिमल इज कॉल्ड ए बर्ड। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो एवीज के हैं ये मैंने बयान किए, लेकिन वो इस फिक्रे पे आके वो मुतमिन हो गए कि जो आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है वो आपने दे दी। अगर किसी बर्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं या उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं या उसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं या उसके बारे में कोई भी हमें इंटरेस्ट है, तो ये बड़ा जरूरी है, ये बेसिक है कि हम उस बर्ड के बॉडी पार्ट्स के बारे में हमें काफ़ी हद तक इल्म हो, जितना मैक्सिमम इल्म उसके बॉडी पार्ट्स में होगा उसी वजह से हम फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर हमें बर्ड्स की बॉडी पार्ट्स का नहीं पता तो हमें उससे बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। तो हम आज ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं अगर उस पर बात करें, बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स पे बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले अगर एंटीरियर साइड से शुरू करें तो बिल है, लोअर है, क्राउन है, चीक है, नेक है, नैप है, फिर उसके बाद स्पेचुलेट, उसके फैदर्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फैदर्स हैं, फिर टेल है। जो टेल है उसके ऊपर जो टेल और वो उसके बैक पे जो है उसको हम कहते हैं। टेल देखनी है कि वो कैसी है, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रेट है, फोर्क्ड है, क्या है। फिर उसके बाद उसके पाँव अगर देखते हैं तो डिजिट्स हैं, 4 3 1 4 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके जो डिजिट हैं 4 वो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, कितनी फॉरवर्ड है, कितनी बैकवर्ड है। तो इसी तरह मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अच्छे तरीके से गौर से बर्ड को देखेंगे तो अगर आपको बॉडी पार्ट्स का पता होगा तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट बर्ड। जैसे, और बर्ड का नाम इसी में ही, बर्ड जो कॉमन नेम या इंग्लिश नेम है जो है वो बर्ड के अंदर ही छुपा होता है और आपने उसको तलाश करना है। तो उसकी मिसाल सिंपल मैं ये देता हूँ कि अगर आप ये देखते हैं कि एक बर्ड के नेक पे रिंग है तो आप उसको प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू अदर फीचर्स, तो आप कह देते हैं रिंग नेक फेजेंट है ये, तो वो उसका वो इंग्लिश नेम रिंग नेक फेजेंट है। बाकी साइंटिफिक नेम और बाकी सारी चीज़ें उसको फॉलो करके आप तलाश करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी कॉमन डव है जिसको रिंग डव कहते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें रिंग की वजह से उसको रिंग डव कहते हैं। या इसी तरह अगर हम किंग फिशर की बात करें तो वो वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर है कि उसकी जो ब्रेस्ट है वो वाइट है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये देखेंगे ये वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर है। फिर पाइट फिश किंग फिशर की बात करेंगे तो बड़ा क्लियर है कि वो ब्लैक एंड वाइट का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और उसके क्राउन भी है। तो अगर आप उस बर्ड को देखते हैं, किंग फिशर को देखते हैं, तो आप फौरन कहेंगे ये वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर नहीं है, ये तो पाइट किंग फिशर है। तो पाइट किंग फिशर क्या है कि जिसे पंजाबी में हम डब खरबा कहते हैं। इसलिए जो आप बर्ड की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो बर्ड्स के हैं वो जो प्रोमिनेंट हैं उनको आप ज़हन में रखेंगे। तो उसी तरह उसकी टेल, जैसे फेजेंट टेल जैकाना, तो उसकी स्पेसिफिक किस्म की टेल है जो बर्ड से बाकियों से उसको मुमताज करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। तो इस तरह बर्ड का जो नाम है वो उसी बर्ड के अंदर ही छुपा होता है जो कॉमन नेम इंग्लिश है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आपको उसके बॉडी पार्ट्स का पता हो। फिर अब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करेंगे कि बर्ड्स कहाँ से इवाल्व हुए। तो अल्लाह ताला ने इस एवोल्यूशन के बारे में कुरान पाक में फरमाया है, और ये बीएससी ज़ूलॉजी की जब हम पढ़ते थे अब भी शायद वो भट्टी एंड हाशमी की बुक में सबसे पहले फ्रंट पेज पे स्टार्ट पे यही लिखा हुआ है। और जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेरे टीचर ने कहा उस वक्त, हालांकि वो आपसे कुरान थे, उन्होंने कहा कि यार आप एवोल्यूशन को और मजहब को अलग-अलग रखें। लेकिन जब हमने गौर किया तो हमें कुरान पाक से ये आयत मिली, एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रीचर, ऑफ देम आर दोज व्हिच वॉक्स अपॉन देयर बेली।
Of them are those which walks upon 2 feet. Of them are those which walks upon 4 feet. So ये बहुत खूबसूरत उसकी जो साइंटिस्ट कहते हैं, जो एवोल्यूशन कहती है कि जी पानी में कीड़े मकोड़े बने, फिर एम्फीबियंस बने, उन्होंने जमीन पे आना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो मजबूर थे अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अब फर्दर प्राजनी को चलाने के लिए कि वो पानी में जाएं, क्योंकि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी अभी तक। तो क्या अल्लाह ताला ने सिस्टम जो बनाया, जमीन बनाई, तो उसको भी तो सर करना था। तो उसके बाद उस पर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स ने उस पर एग लिंग शुरू की और उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गई। तो वो बिल्कुल उनको अपनी प्रोडक्शन के लिए वो पानी के या वेटलैंड के मरहूने मिन्नत नहीं है। दे कैन इजीली ब्रीड, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर फर्दर प्रोजेनीज ऑन लैंड। सो फ्रॉम रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए बर्ड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बर्ड जो है उनकी लेग्स पे स्केल हैं, विच इंडिकेट्स दैट दे आर इवॉल्व एंड ए क्लियर एविडेंस दैट दे आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। सिमिलरली अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स का एक बहुत खूबसूरत एक पेंगुलिन है जो स्केली एंटीटर है, जो बड़ा आजकल मशहूर हुआ है, सब जानते हैं उसको, थ्रेटन स्पीशीज है। और चाइनीज उसको एक्सपोर्ट, हमें शिकार तो नहीं करते ना, हमें इतनी जरूरत है, लेकिन वो एक्सपोर्ट में इलीगल ट्रेड में बहुत उसका इस्तेमाल हो रहा था। वो पेंगुलिन है, उसके गोश्त खाते हैं, उसके जो स्केल्स हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं मेडिसिन वगैरह में, और ये सारा सिलसिला। तो इस तरह अगर हम इस चार्ट पे गौर करें, एवोल्यूशनरी फाइलॉजी के चार्ट पे गौर करें, तो हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड जहाँ से हमने एवोल्यूशन या फॉसिल स्टडी शुरू की, तो उसके बाद पैलियोजोइक पीरियड है, फिर मीसोजोइक पीरियड है, फिर सीनोजोइक पीरियड है। तो सबसे पहले पैलियोजोइक पीरियड में क्या हुआ कि इग्नाथा जालेस वर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके बाद कॉन्डक्टीज यानी शार्क्स एंड रेज आई, ये सारे पैलियोजोइक में आ रहे हैं। फिर ऑस्ट्रिकथीस बोनी फिशेज आई, फिर एम्फीबियंस फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स आए, ये तकरीबन आए हैं 408 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आए हैं, रेप्टाइल्स आ गए हैं 363 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद मैमल्स आए 290 मिलियन ईयर्स अगो। बर्ड से पहले जो एवोल्यूशन हिस्ट्री बता रही है, जो कनेक्टिंग लिंक्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैमल्स पहले आए, फिर उसके बाद ये आए हैं 280 मिलियन ईयर्स अगो एवियस आए हैं। ये रेप्टाइल से मैमल्स और एवियस निकले हैं। तो ये जो उनके बाकी टेक्सोनोमी है, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो डिपिक्ट कर रही है, ये चार्ट जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, और ये सारे के सारे मीसोजोइक ईरा में आ गए। ठीक है जी। तो ये हम थोड़ा सा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्कस करके हमने ये महसूस किया कि ये कैसे एवोल्यूशन हुई है और कैसे अल्लाह ताला ने सारी नेचर को बैलेंस बनाया हुआ है। तो अब हम अगर बर्ड्स की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि उसमें दो स्ट्रक्चर फिजिकली जो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, एक बीक्स हैं और एक उनके जो फीट हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। बीक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जानदार है उसे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खुराक हासिल करनी है, और जो खुराक हासिल करनी है तो फिर अल्लाह ताला ने कमाल इसमें डिसिप्लिन पैदा किया कि बीक्स की अडेप्टेशन हुई, मुख्तलिफ बर्ड्स में अडेप्टेशन करके उन्होंने मुख्तलिफ जो हैबिटेट थे उनको सर्च किया, उनको यूटिलाइज किया, और मुख्तलिफ जो फीड सोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करके उन्होंने अपना सारा जो सर्वाइवल थी उस पर बेस कर रही थी। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, जैसे आप कहते हैं कि इकोलॉजिकल निच है कि प्रोफेशन उसका क्या है, वो कैसे फीड हासिल करता है। तो अगर वो बड़ा अच्छा था कि भाई अगर एक बर्ड, एक इंसेक्ट है जो लीफ के ऊपर फीड कर रहा है, तो अगर उसी टाइम दूसरे इंसेक्ट ने फीड करना है तो वो उसके नीचे से कर रहा होगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो नेचर ने बड़ा बैलेंस बनाया हुआ है। तो इसी तरह जो बीक्स है उसको उसके अडेप्टेशन के लिहाज से, फूड के लिहाज से उसकी बीक्स की अडेप्टेशन हो गई है, और बर्ड्स की उसी लिहाज से कैटेगराइज करते हैं हम कि कैसे कोई बर्ड बीक अपनी अपनी उसकी अडेप्टेशन कैसे किए फूड के लिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स वो जो शैलो वाटर में मड होता है, कीचड़ होता है, उसमें वेट करते हैं। डक्स जितनी है वो वेट करती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो उसकी डाइट है वो लेते हैं, पानी और कीचड़ वगैरह वो फिल्टर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है जी। और ग्रेनिवोरस बर्ड, ये जितने आपके दाना दुनका खाने वाले परिंदे हैं, मोर हैं, फेजेंट हैं, तीतर हैं, बटेर हैं, ये सारे ग्रेनिवोरस बर्ड हैं। और गैलीफॉर्मिस ग्रुप का नाम है। फ्रूटीवोरस बर्ड्स, ये जो है फ्रूट खाने वाले, जितने फ्रूट खाने वाले बर्ड्स हैं, इनकी बीक का स्टाइल अलग होगा। आप अगर तोते को देखें, बुलबुल को देखें, वो फीड करती हैं फ्रूट्स पे, तो उनकी चोंच उस फ्रूट को काटने के लिए, खाने के लिए स्पेशलाइज हो गई है।
इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ये डेफिनेटली बर्ड्स का वो ग्रुप है जो इंसेक्ट्स मोस्टली जिनकी फीड इंसेक्ट्स है, और इंसेक्ट्स अगर वो खाते हैं तो कैसा नेचर को अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है कि अगर इंसेक्ट्स ना वो खाएं तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डिजीज होगी, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक फैल जाएंगी, जैसे डेंगू है। तो अगर वो बायोलॉजिकल कंट्रोल अल्लाह ने किया हुआ है बर्ड्स की शक्ल में, वो खुद ही उस पर फीड कर रहे हैं, उनकी कमी हो रही है। इसी तरह कार्निवोरस बर्ड्स हैं, अगर कार्निवोरस बर्ड्स हैं तो सिंपली वो तो गोश्त को पीते हैं। जितने प्रे बर्ड्स हैं, फाल्कन्स हैं, ईगल्स हैं, बजर्स हैं, ये सारे गोश्त खाते हैं, दूसरे बर्ड्स को पकड़ते हैं, छोटे मैमल्स को पकड़ते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो चरक है, फाल्कन जो है, उसकी खुराक जो है वो रैट्स हैं, माइट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्रेफरेबल फूड उनकी वो है। तो उस वजह से वो नेचर में एक बैलेंस है, कंट्रोल है कि कोई बीमारी ना फैले और कोई पॉपुलेशन इतनी ना बढ़ जाए। उसको पॉपुलेशन चेक करने के लिए अल्लाह ताला ने कार्निवोरस बर्ड्स देखे। पाइसिवोरस बर्ड्स, ये जो मछलियां खाने वाले हैं, बड़ा सिंपल है, ईग्रेट्स है, किंगफिशर्स हैं, ये मछली खाते हैं और उसी लिए ये एक पाइसिवोरस ग्रुप बन गया कि जो सिर्फ मछली पे गुजारा करते हैं। गल्स हैं, सी गल्स वगैरह, वो सारे फिल्टर फीडिंग बर्ड्स हैं। फिल्टर फीडिंग बर्ड है, जैसे आपने नज़ारा किया हो, कहीं नहीं जा सकते तो जू में चले जाएं, तो फ्लेमिंगो जब वो वेव करते हैं अपनी मड में अपनी बीक को, तो सर क्या खूबसूरत वो फिल्टर फीड कर रहे हैं कि सिर्फ इंसेक्ट्स वगैरह ले रहे हैं, पानी और कीचड़ उसको वापस फिल्टर करके वापस भेज रहे हैं, सिर्फ अपने खुराक को फिल्टर करके अपने स्टमक में ले जा रहे हैं, अमाउंट को डाइट की जो चाहिए वो प्रोवाइड हो रही है। नेक्टिडिवोरस बर्ड्स, ये कभी आपको इत्तेफाक हो और अगर आपने बोगनविला या कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाया हो अपने घर में, अपने लॉन में या कहीं बाग में जाएं, तो आपको स्पेसिफिकली एक बर्ड मिलेगा जो पर्पल सन बर्ड जिसे कहते हैं, वो अपनी लंबी चोंच नेक्टर में डाल के उसमें से रस चूस रहा होगा, उसमें से फीड ले रहा होगा, और साथ ही वो पर्पल कलर का बर्ड है, छोटा सा बर्ड है, जब वो फड़फड़ाता है तो आपको बहुत खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि जो नेचर लवर है, जो परिंदों से प्यार करता है, वो अगर इनकी हरकतों सकनात, इनकी खूबसूरती को देखे तो मजीद उनमें इन्वॉल्व होगा, तो फिर उनको उनकी बचाने की फिक्र होगी, फिर उनको देखने की फिक्र होगी कि या अल्लाह मैं किस तरह इनको कंजर्व करूं, कैसे बचाऊं, किस तरह। तो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा उनकी खूबसूरती को देख के और उनकी हरकतों सकनात को देख के। तो ये बीक्स के लिहाज से ये ग्रुपिंग की गई थी बर्ड्स की। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स क्या है, अल्लाह ताला ने पूरे वर्ल्ड में 8600 डिफरेंट स्पीशीज हैं बर्ड्स की। तो जितने बर्ड्स हैं वो बीक बेसिकली एक ही है, लेकिन उसमें से एडेप्टेशन हुई हैं मुख्तलिफ हैबिट के लिहाज से, उनके खुराक के लिहाज से, उनके फंक्शन के लिहाज से। अब जो फ्यूड के लिहाज से तो मैंने उनको सारी ग्रुपिंग बता दी। अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि बीक मेटिंग में भी बहुत अहम रोल अदा करती है, ताकि वो फीमेल को काबू कर सके और उसको मोशन लेस कर सके, ताकि मेटिंग प्रोसेस मुकम्मल हो और फर्दर प्राजनी उसकी चले। सिमिलरली डिफेंडिंग, बहुत सारे बर्ड जो हैं अपने बच्चों को, अपने अंडों को चोंच के जरिए दूसरों से लड़ के डिफेंड कर रहे होते हैं। और सबसे खूबसूरत और कमाल बात वो ये है कि जब आप किसी बर्ड को देखते हैं तो वो नेस्टिंग कर रहा है, कैसे वो तिनका तिनका ला के जोड़ रहा है और इतना उसमें रुई रख रहा है, मुख्तलिफ नेस्ट मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं। इस पे नेस्टिंग पे ही एक पूरा लेक्चर हो सकता है। तो वो जो शाखें ला ला के डाल रहा है, बाहर मोटी मोटी अंदर पतली पतली, फिर उसके रुई रख रहा है, जब उसमें उसके अपने फैदर नोच नोच कर रख रहा है ताकि वो एग ले करे तो अंडा टूटे ना, उसको आसानी हो। तो आपने, अगर आपको इत्तेफाक हुआ किसी वेटलैंड के करीब जाने का या कहीं जाने का जो पानी खड़ा हो, जहाँ पॉन्ड हो, कोई हो, तो उसमें आप मोस्टली दरख्तों पे, खास तौर पे जो कीकर का दरख्त है, जो उस पे आपने 6-7 घोंसले लटके हुए देखे होंगे जो अप्स एंड डाउन होंगे और उसमें एक छोटा सा सुराख होगा। ये वीवर बर्ड है, जिसका नाम ही वीवर है, तो वो वीविंग करता है। उसमें मेल में कमाल खूबसूरती है कि उसकी चोंच की डेवलपमेंट है और वो उसको बुनता है। जब वो घोंसले को बुनता है तो ये बर्थ सीन है, और वो 6-7 घोंसले बनाता है बेचारा, और फिर वो फीमेल को विजिट करता है। फीमेल उनमें से एक पसंद करती है, अगर उसको 7 में से पसंद आ जाए तो, अगर नहीं पसंद आता तो वो रिजेक्ट कर देती है। तो उनमें से एक पसंद करके वो उसको लो करती है, उसके साथ पेयरिंग करती है, एगलिंग करती है, फिर उसके बाद अपनी आगे नस्ल चलाती है। तो ये शेप और फंक्शन के लिहाज से जो बीक्स है, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ किया है, बाकी डिटेल में बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो वी कैन डिवाइड बीक्स इन 7 टाइप्स। ये 7 किस्म की बीक्स हैं अगर आप मुख्तलिफ बर्ड्स को देखेंगे तो।
कोन शेप है, डैगर है, डी कर्व्ड है, हुक्ड है, लॉन्ग है, नीडल लाइक है एंड स्पेचुलेट है। बेलचा टाइप है, कोन जैसे आप कोन खाते हैं उस शक्ल में, डैगर है जैसे वो डी कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, हुक्ड है जैसे आपने प्रे बर्ड में देखेंगे आगे तो उनकी हुक क्यों है, उन्होंने शिकार को चीर फाड़ करना है, परिंदा पकड़ना है, उसमें से पर नोचने हैं, उसको उसके गोश्त को खाना है, तो उसको बड़ी शार्प और तेज, और जरूरत पड़े तो वो शार्प करता भी है उसको पत्थरों पे। लॉन्ग नीडल लाइक होगी, पेचुलेट होगी। ये 7 शेप्स हैं बीक्स की। बीक्स की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीक्स की वजह से बर्ड में ग्रुपिंग और उनकी सारी एडेप्टेशन जो है वो, और आपको समझने में बहुत इसमें मदद मिलती है। अब बर्ड बीक की बात करें तो दोबारा ये रिवीजन है एक किस्म की कि आप डक की बीट देखें कैसे वो जो फीड लेती है उसमें से ब्रीडिंग से। गल जो मछली का शिकार करता है, ईगल, आपने ईगल को देख लिया कि हुक्ड है और शिकार पे कैसे ये झपटता है, उसको टैलेंट से शिकार करता है, ये पंजों से शिकार करता है, लेकिन उसको चीर फाड़ करने के लिए उसको ये हुक्ड जो बीक है वो चाहिए ताकि वो उसको चीर फाड़ करके खा सके। क्रॉसबिल है, ये बड़ा कमाल है। नाइट हॉक शिकरा है जो छोटे परिंदों पे शिकार करता है, छोटे बर्ड पे, छोटे क्या कहते हैं मैमल्स भी शिकार कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बीक्स की एडेप्टेशन की है ताकि वो खुराक हासिल करके हर कोई अपने अपने हैबिटेट में अपनी अपनी खुराक हासिल। वो बर्ड है जिसकी बीक आप देखें तो ऊपर को उठी हुई है। इस तरह वुड पैकर है, वुड पैकर को अल्लाह ताला ने खुसूसी नवाजा है कि इसमें स्पॉन्जी है चोंच के पीछे, और इसकी पाँव की भी ग्रिप बड़ी खूबसूरत होती है धड़ के साथ वुड पैकर जो है, और टक 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 उस पर मारता है, उसमें से टर्माइट निकलते हैं, इंसेक्ट निकलते हैं, वो खाता है। अगर ये स्पॉन्जी पीछे से ना हो लोर उसकी तो ये तो सर्द से मर जाएगा बेचारा। तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छी स्पॉन्जी वीक बेस जो है उस पर स्वानी दिया ताकि ये स्टाई करे तो उसको सर दर्द ना हो, वो स्पॉन्ज जो है वो उसको आसानियां पैदा करे उसके लिए। इस तरह पैरट है, आप उसकी टोन को देख रहे हैं कि उसने काटना है, फल तोड़ना है, फल खाना है, या मूंगफली या बादाम कोई चीज़ ऐसी तोड़नी है तो तोड़ने के बाद उसने उसमें से खाना है, तो उसको अल्लाह ताला ने ऐसी बीक दी है। फ्लेमिंगो जैसे मैंने आपको कहा कि वो फिल्टर फीड करता है, कीवी है, उसके बाद स्पून बिल है, ये देखें। और ये जो सबसे बड़ी कमाल है कि अभी जलो पार्क जाएं तो वहाँ पेलिकन है, तो अगर मछली आप उसको फेंक दें तो पूरी की पूरी मछली वो अंदर ले जाता है, ये पाउच मिल जाता है, वहां से आगे वो मछली ले जाके पूरी की पूरी मछली हजम करता है। उसका निज़ाम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है। तो वो बीक भी देखें, कैच करने के लिए हुक उसकी भी बीक है। तो ये बीक के बारे में बात हो गई। अब हम उसको फिर भी रिपीट करते हैं। क्रैकर के हैं जिन्होंने सीड ईटर जो है, सीड तोड़ना है, कुछ तोड़ के खाना है, ये स्पैरो वगैरह सारे क्रैकर्स में जाते हैं। फिर श्रेडर है, ये बर्ड ऑफ प्रे हैं, हाक्स हैं, आउल्स हैं, ये इनकी देखे छोटी बीक है और छोटी वो हुक वाली बीक है। चीजल शेप है, ये वुड पैकर जैसे मैंने बताया, ये टक 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 उस दरख्त में मारता है तो ये चीजल शेप है, स्ट्रेट है, सीधा है। तो प्रोब करने वाली ह्यूमन बर्ड जितने हैं वो प्रॉबिंग के लिए, फ्लावर्स के लिए, नेक्टर के लिए उनकी प्रॉब, ये जो ये टाइप है बीक उसको प्रॉब करेंगे। फिर स्टेनर वही है, डक्स जितनी है वो स्टेन करती हैं, उसमें से छानती है अपने खुराक जो है। स्पीयर, ये जो किंगफिशर हैं ये स्पीयर करते हैं, मछली को जब पकड़ते हैं उसको खाते हैं। ये ट्वीजर जो है, इंसेक्ट ईटर जितने हैं ये ट्वीजर हैं, उनकी जो शेप है बी की वो इंसेक्ट ईटर हैं। वार्बलर्स वगैरह जितने हैं ये इंसेक्ट खाते हैं। फिर उसके बाद ये एक आर्मी नाइफ है जैसे क्रो को कहते हैं। तो क्रो का क्या कमाल है कि भाई वो उसमें जो उसकी बीक है उसने इंसेक्ट खाने हैं, उसने गोश्त का टुकड़ा भी खा लेता है, वो रोटी भी खा लेता है, तो वो सारी चीजें खाने के लिए उसको बड़े अच्छी किस्म के उसको बीक दी हुई है उसी लिहाज से। फिर आगे बर्ड की फीड के बारे में बात करेंगे। तो आपने अगर थोड़ा सा आप वेल नोन हो, एक बर्ड है जो शेल वाटर में होता है, किनारों के करीब होता है, उसने पूरा स्विम नहीं करना, लेकिन उसके जो टोस हैं उस पर देखें उन्होंने थोड़ा फ्लिप टाइप लगाया ताकि स्विमिंग करने में, पानी में मूव करने में उनको मदद मिले। और उससे आगे आप मैरिड की देखें जिसको नीलसर कहते हैं, उसका वेब पूरे का पूरा जो पंजा है वो वेब्ड है ताकि इसने मैक्सिमम जितनी डक्स हैं इन्होंने मोस्टली उसमें स्विम करना है, तो ये स्विमिंग के लिए ये उसके लिए बड़ी अहमियत रखता है और इसमें बड़ा सपोर्ट करता है स्विमिंग के लिए। अब अगर हाथ का पंजा देखें तो बड़ा मजबूत है, बड़ा उस ताकतवर है, और प्लस उसके नेल जो है वो बड़े शार्प है। जो ही वो किसी पे अटैक करेगा तो उसको ग्रैस्प करने के लिए वो डेल उनमें पास कर देगा, चुबो देगा और उसको काबू में रखेगा। और बाज बात आप एक बर्ड है, कभी आप दरिया किनारे जाएं तो उसे ओस्प्रे कहते हैं, उसकी खुराक ही फिश है। जब वो अटैक करता है
तो अल्लाह की हिकमत देखे, वो मछली को पकड़ता है और उसको हवा में जाके लहरा लहरा के पकड़ता है, तो सब खेलता है। और उसको पंजे के अलावा, शार्प नाखूनों के अलावा, अल्लाह ताला ने उसके नीचे स्केल्स टाइप रखे हैं, जो स्लिपरी फिश है वो स्लिप ना करे, बल्कि उसके साथ वो उसके जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाए। आगे वुड पैकर के फीट आ गए, तो ये बड़े आगे पीछे चारों तरफ हैं, बड़े खुले हुए हैं, ओपन है, ताकि दरख्त पे जब बैठे तो पूरा इसको ये ना खतरा हो कि मैंने गिर जाना है। तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही पंजा दिया है जो उसमें पूरा वो ग्रैस्प करता है, उसमें पूरा वो उसमें नाखून वगैरह चबो के सारा एक्सरसाइज करके उसको ये फिक्र नहीं होता कि मैंने गिर जाना है। ग्राउज, ये सैंड ग्राउज है, इंपीरियल ग्राउज है, ये आमतौर पर डेजर्ट टूरिस्तान में आते हैं। इनको देखें, इनके पास कैसे। फिर ऑस्ट्रिच को आपने देखा कि वो सिर्फ अब उड़ना छोड़ गया है, वो सिर्फ रन करता है, तो उसके टोज फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है, और वो बड़ी स्पीड से रन कर सकता है। इवन चीता उसके पीछे भागे तो उससे बचने के लिए भी लेपर्ड उसके पीछे भागे, कोई प्रेडेटर उसके पीछे भागे तो उसके उड़ने के बजाय उसने अपनी दौड़ के ही जान बचाई। फिर उसके बाद ये पैरट है, पैरट पे आप देखें, इसने दो आगे दो पीछे, ताकि वो ग्रिप कर सके शाख पे, और उसने दरख्तों पर रहना है, उसने फल खाना है, तो अल्लाह ताला ने उसको पंजा ऐसा दिया। फिर ये नेक्स्ट जकाना है, जकाना के टोज हैं बड़े लंबे हैं, जो फ्रंट टोज है बहुत लंबे हैं, ये स्प्रेड किए हुए हैं बड़े, और 250 ग्राम के करीब जकाना की वो वेट होता है, उसको ये बैलेंस करता है। लोटस पे फिरता है गर्मियों में, हमारे यहाँ पंजाब में ये गर्मियों में आता है, सर्दियों में यहाँ से चला जाता है वापस। तो ये लोटस के जब बर्ड तो उस पर फिरता है, सिंगाड़े के जो पत्ते हैं उस पर फिरता है, और अपने आप को जब चल रहा होता है तो उसको ये फिक्र नहीं होती कि मैं डूब जाऊंगा। पत्ते, पानी पे पत्ते हैं वो लोटस के और सिंगाड़े के, और उसके ऊपर ये चलता है और इजीली मूव करता है, और पत्तों पे एग ले करके ये उसी वक्त वहां से खुराक लेता है। ये सारा अल्लाह ने सिस्टम किया हुआ है। ये ब्रीडिंग पर्पज के लिए पंजाब में आता है, वैसे सिंध में ये रेजिडेंट है। उसके बाद क्रो के पंजा आपने देखा कि ये ग्रिपिंग के लिए, शार्क पे बैठने के लिए, जमीन पे चलने के लिए, और किसी चीज को ग्रिप करने के लिए उसने कमाल उसको ये सारा सिलसिला दिया हुआ है। अब उसी तरह ये टाइप ऑफ बर्ड फुट है, कि पहले वाले जो हैं वो किसके हैं, वुड पैकर के हैं, वो करता है। सेकंड के हैं वो वेब्ड हैं, जो डक्स के हैं। उसके बाद ईमू है, ऑस्ट्रिच के फ्रंट पे उसके टोज हैं। फिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये नीचे जो देख रहे हैं, ये बर्ड हैं ब्लू जेज वगैरह, या जो दरख्तों की शाखों पर बैठने के लिए उनको काबू करते हैं, ये सारे इसी तरह के हैं। फिर आगे आप नेक्स्ट देखें, ये जो प्रीडेटर्स हैं उनमें हाक, सीगल्स वगैरह हैं, तो उनके नाखून कितने तेज हैं कि जो वो शिकार को पकड़ेंगे, टैलेंट से बड़े मजबूत से अटैक करेंगे, तो उनको कोई चीज छुड़ा नहीं सकती। और ये टैलेंट इतने ताकतवर हैं कि ये मैं यहाँ छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि मेरा एक दोस्त डॉग लेके आया, वो बड़ा अच्छा जर्मन शेफर्ड था, तो वो हमें दिखाने के लिए पर डिग्री डॉग मैं लेके आऊँ ये वो। तो मेरे एक दोस्त ने टॉनी ईगल पकड़ा हुआ था। अब वो जरा उसको नहीं एहसास कि ये क्या होगा, उसने उस पर अटैक किया, तो इतनी ताकत थी कि उस करीब से उसने अटैक किया तो उसकी कमर तोड़ दी। तो ये इतना ताकतवर है जो ईगल है, उसको देखें, उसको जो नेल्स हैं और जो टैलेंट्स हैं वो बड़े मजबूत हैं, बड़े मोटे ताजे हैं, और बड़ा उसको ये शिकार करने के लिए जो परिंदा ग्रिप में आ जाए उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद चिकन वगैरह के जितने ये बर्ड्स हैं जो दाना दुका खाने वाले हैं, इनके वो मोर हैं, तीतर हैं, टेर हैं, फेजेंट हैं, तो उनको जमीन से क्रेत के वो दाना खाने वाले जो हैं उनको ऐसे पंजे दिए हुए ताकि वो जमीन से क्राउच कर सके और उसमें से अपनी फीड ढूंढ सके। तो ये हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो बीट्स डिस्कस की, और उनके फीट या पाँव आप कह लें वो डिस्कस किए, उनके टोज के फंक्शन है, कैसे शेप है, क्या साइज है, किस तरह वो हेल्प करते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्ड्स के लिए वो फ्लाइट पैटर्न है, कि फ्लाइट पैटर्न के अगर आप बर्ड्स को हवा में देखते हैं तो हम फ्लाइट पैटर्न से पहचानेंगे कि इसकी फ्लाइट का पैटर्न कैसा है, ये फ्लाइट कैसे कर रहे हैं। तो मेन टाइप जो है वो दो तरह की हैं, सोरिंग है, ग्लाइडिंग है। तो जो सोरिंग है और ग्लाइडिंग है, उसी हिसाब से अल्लाह मियाँ ने उनको विंग्स दी गई, कोई पॉइंटेड है, कोई राउंडेड है। जो विंग्स का एंड है वो पॉइंटेड भी हैं और वो राउंड भी हैं। डिफरेंट बर्ड्स है, जैसे फाल्कन उसके पॉइंटेड है, ईगल्स वगैरह उसके राउंडेड हैं। तो ये पैसिव सोरिंग है, आहिस्ता से स्लो उड़ना है। एक्टिव सोरिंग है, बड़े एक्टिव तरीके से सोर करना है। एलिप्टिकल विंग्स है, बेजवी उनको दिए हुए हैं, ना वो पॉइंटेड है ना वो राउंडेड है, बेजवी ओवल शेप जैसे एग की शिकल होती है, उसको एलिप्टिकल विंग्स कहते हैं, उस तरह के। एंड हाई स्पीड विंग्स अल्लाह ताला ने उनको अता किए हुए हैं फ्लाइट के लिए। और फ्लाइंग मशीन वही है कि अल्लाह ताला ने बर्ड्स को क्या किया है कि जाज और टीथ की बजाय हल्की सी बीक्स दी हुई है, फिर उसके ऊपर बजाय फर के जो मोटी होगी
जो आमतौर पे बाल और मोटे हों उसके बजाय उनको फेदर्स दिए हुए हैं जो लाइट वेट हैं और उनको उड़ने में मदद देती हैं। फिर ये स्ट्रीमलाइंड और क्लीनली एडजस्टेबल है फॉर फ्लाइट कंट्रोल करने के लिए। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फेदर्स के फंक्शंस क्या है। तो उसके अलावा उनकी बोन जो है वो हालो हैं। जैसे मैंने कहा कि एयर सैक से जो एयर है वो जाती है डायरेक्ट हालो बोन्स में ताकि वो उनको ड्यूरिंग फ्लाइट सपोर्ट कर सके, उनके लिए बहुत अच्छा उनको मेंटेन कर सकें फ्लाइट को। और बर्ड अपनी मर्जी के हिसाब से, उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, क्या होगा, किस तरह, ये सारा बंदोबस्त अल्लाह मियां ने इस फ्लाइंग मशीन का किया हुआ है। अब ये एक बड़ी खूबसूरत सी फ्लाइट है जो आप देख रहे हैं तस्वीर में। अगर अल्लाह ताला आपको चांस दे तो शाम के वक्त किसी कमाद की फसल के किनारे पे खड़े हों और वहां देखें तो वहां क्या है कि स्टारलिंक्स आमतौर पे वहां आते हैं और इस शक्ल में थाउजेंड्स की शक्ल में वो उड़ते हैं और रूस्टिंग के लिए वो कमाद पे या वो वेटलैंड पे जो टाइफा है उस पे बैठते हैं। तो वो जब आप करीब आएंगे तो उनका बड़ा कलर प्रोमिनेंट होगा, जब जरा दूर जाएंगे तो उनका कलर फेंट होगा। और वो उस चक्कर में रूस्ट करने से पहले वो चक्कर लगाते हैं, बड़ा खूबसूरत चक्कर होता है। तो ये जो उसकी फ्लाइट है उसको मर्गुलेशन कहते हैं। अब सोरिंग की बात आ गई। सोरिंग आप स्ट्रेट भी चलते हैं, आगे भी चलते हैं। और दूसरा कंटूरिंग है कि आप कंटूरिंग, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई पहाड़ी इलाके का कोई बंदा है, हमें भी नहीं अंदाजा था, हमें भी नहीं पता था, लेकिन एक दफ़ा जब हम मरी प्रोजेक्ट में गए तो उन्होंने हमारे सेक्रेटरी कहा जी आप ये टूरिंग पे क्यों नहीं करते सारा काम जो कर स्टेट नहीं कर सकते, आपको कंटूरिंग करना होगा। हमने कहा कंटूरिंग सर हम तो उन्होंने फिर बताया कि जो पहाड़ी इलाके के आप देखेंगे तो इसमें बजाय राउंड है, स्टेट नहीं ऊपर चढ़ते पहाड़ों के, वो मुश्किल भी है, एनर्जी कंज्यूम भी होती है और उसके अलावा मुश्किल बहुत है। उसके मुकाबले में अगर कंटूरिंग राउंड में चलते 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 आप ऊपर हाइट पे जाएंगे तो आपको कोई थकावट भी नहीं होगी। तो इस तरह ये बर्ड जो आप देख रहे हैं ये राउंड कर रहा है, कंटूरिंग कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और ये दूसरा थर्मल एयर से भी अपने आप को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से एक तो डायरेक्ट हो गया, जैसे फाल्कन है वो किसी शिकार के पीछे जाता है, तो वो आजकल जो कंपटीशन होते हैं दुबई में, आप कभी टीवी पे देखें तो वो प्रोग्राम उनके आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा होता है। ठीक है जी, उसके वो उस वक्त कंटूरिंग नहीं कर रहा है, वो उसमें सोरिंग नहीं कर, ऊपर नहीं जा रहा, वो स्टेट जा रहा है। तो इसमें अगर आपने कंटूरिंग से जाएंगे ऊपर, आपकी एनर्जी बचेगी और आपको आसानी होगी। तो बर्ड भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वी फॉर्मेशन है, ये बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन है। कभी आप डस्ट को, बीज को, इनको देखें तो ये मोमन क्रेन जो हैं, जो इन्हीं ये फ्लाइट से ही हम उनको पहचानते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो फ्लाइट से पहचान जाते हैं। ये क्रेन्स हैं, क्रेन स्ट्रेट नेक करके फ्लाई कर रही होती हैं, जबकि ईगल्स जो हैं उन्होंने खम किया होगा गर्दन में, तो वो भी जा रहे होते हैं। तो आप फौरन पहचान सकते हो कि ये जो फ्लाइट है ये ईगल्स की है या ये क्रेन्स की है। तो इसी तरह ये जो वी फॉर्मेशन है इसमें एनर्जी बचती है, वो आगे पीछे बर्ड्स प्ले कर रहे हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस है हवा की वो बहुत कम होती है। बाकी तो अल्लाह ताला ने जो उनको ब्लेस किया हुआ है, जो नेम से दी हुई हैं, जो अता की हुई हैं, वो तो कमाल है। और दूसरा इनका बड़ा जबरदस्त, एक दफा हम शिकारी पकड़ के दरिया पे खड़े थे, 3-4 शिकारी थे, 3-4 हम लोग थे। तो एक जो मैलट था वो निकले हैं एक साइड पे, दूसरा उस वी फार्मेस को तोड़ के दूसरी साइड पे निकले हैं। तो उसने कोई आवाजें निकाली और डेफिनेटली ये पैगाम दिया कि नहीं भाई यहाँ नहीं स्टे करना, यहाँ तो नीचे ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है, लोग खड़े हैं, इससे आगे चलेंगे। तो इस तरह ये बर्ड कम्युनिकेशन जो है वो भी आपस में करते हैं, और ये जब ग्रुप की शक्ल में इस तरह भी फॉर्मेशन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। अब ग्लाइडिंग बहुत खूबसूरत फ्लाइट है। ये जितने पेस्टाइन बर्ड्स हैं, चिड़िया के जो चिड़िया जैसे बर्ड हैं, सॉन्ग बर्ड्स हैं, वो आपको देखेंगे तो आप देखेंगे ग्लाइड कर रहे हैं, ऊपर जब जा रहे हैं तो पर खोल के जा रहे हैं, और जब ऊपर जाके पर बंद कर लेते हैं तो फिर वो नीचे एकदम आते हैं, जैसे ग्लाइडर आता है हवाई जहाज से नीचे उतरता है, ग्लाइड करता है, तो अपना वो उसका खोलता है तो अपने हिसाब से उसको मूव कर रहा होता है। इस तरह ये जब नीचे आएगा फिर वो पर खोलेगा, फिर ऊपर जाएगा। सो और ये इतनी खूबसूरत इनकी फ्लाइट लगती है, कभी आपको देखें तो आपको बहुत एंजॉय करेंगे। और इसी तरह अगर वुड पैकर को देखें, गोल्डन ओरियल को देखें, तो वो स्ट्रेट जा रहा होता है लेकिन वो पर कभी चलाता है कभी बंद करता है। तो ये आगे फ्लैपिंग उनके कैसे करते हैं, कैसे वो करते हैं। फिर फ्लाइट पैटर्न और बर्ड जो है जितनी किस्म के हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। लिफ्ट एंड ड्रैग के परिंदा जो है वो पैटर्न ये है कि अपने को उठाना भी है और ड्रैग करना, आगे भी ले जाना है। इलिप्टिकल विंग्स जैसे मैंने पहले बताया कि उनको उड़ान में बहुत मदद है। हाई स्पीड विंग जैसे मैंने फाल्कन बताया, बड़ी तेज स्पीड से
और फाल्कन, पेरिग्रिन फाल्कन की स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। हमारे शिकारी वो लाइसेंस लेकर जब बैठते हैं, लीगल होते हैं, तो मैंने कहा कि जब ये स्टूप करता है, अटैक करता है प्रे पे, जो आपने लावा लगाया होता है, तो आपको पता नहीं चलता। उन्होंने कहा जी हमें क्या पता चलता, तो आंख झपकने में आता है। तो आप अंदाजा करें 250 किलोमीटर पर आवर, वो उसको कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, प्लस माइनस है, ये एक एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म नहीं है। तो इतनी उसकी स्पीड होती है। तो ये हाई स्पीड विंग्स उसको दिए हुए हैं ताकि वो बगैर इससे पहले कि जो उसका प्रे है वो इधर उधर हरकत करे, वो उसके अटैक करे और अपना मकसद वो हासिल कर ले। हाई एस्पेक्ट रेशो विंग्स, जिस तरह ये जो विंग्स है उनकी रेशो हम आगे स्टडी करेंगे, उसकी रेशो से कितनी वो एस्पेक्ट हैं जिससे वो तेज से तेज उड़ सकते हैं। सोरिंग विंग्स विद डीप स्लार्स। अब सोरिंग बर्ड्स जो करते हैं, तो सोरिंग जो करते हैं तो उसमें जो मैंने पहले बताया स्टेट है, या वो कंट्रोलिंग करते जाते हैं। डीप स्लार्स यानी जिस तरह वो ऊपर गए फिर छोड़ दिया, फिर ऊपर गए, फिर वो हावर करते रहते हैं, फिर ऊपर गए, फिर इस तरह। ग्लाइडिंग फ्लाइट जो मैंने आपको पहले बताई है कि जैसे स्पैरोज हैं, सॉन्ग बर्ड्स हैं, वो एकदम पर खोल के ऊपर जाते हैं, फिर अपने पर बंद कर लेते हैं, फिर वो नीचे गिरे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस फ्लाइट को। फ्लैपिंग फ्लाइट, जैसे मैं आप कभी पिजन को देखें तो वो बड़ी तेजी से अपने पर बाहर रहा होता है। उसके मुकाबले में जो प्रे बर्ड्स हैं, जो शिकारी परिंदे हैं, वो मोस्टली बहुत कम करके फ्लैप करके ऊपर जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फ्लैप करते हैं, फिर ऊपर छोड़ते हैं, फिर इस तरह। तो बाउंडिंग फ्लाइट ये भी एक फ्लाइट है जिसमें वो जंपिंग कर लें, ये थोड़ा सा ऊपर किया, जंप किया सारा। ये आप देखेंगे डेफिनेटली, कभी आप छांगा मंगा जाएं या इस तरह जाएं तो गोल्डन ओरियल जो है या वुड पैकर जो है वो अपना जा रहा है सीधा, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे जंप लगा रहे हैं ना, अपने पर बंद किए, फिर खोले, फिर थोड़ी देर के लिए बंद किए, फिर खोले, फिर। तो ये उनकी फ्लाइट है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं फ्लाइट के। तो मर्मुरेशन मैंने पहले जैसे को बताया, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कभी आपको इत्तेफाक हो तो जंगल में खड़े होकर देखें, कमाद और टाइफा पे खड़े होकर देखें, तो ये मर्मुरेशन सिर्फ स्टारलिंग की नहीं है, स्पैरोज की भी है, मैनस की भी है, और बहुत से कॉमन बर्ड्स हैं जिसमें ये करते हैं। तो ये एक बर्ड सीन है। अगर आप कभी इत्तेफाक हो जल्लो पार्क शाम को ठहरने जाएं तो वहाँ रात को मैना, कॉमन मैना आएगी, वो स्टे करेगी। और मैं तो बहुत एंजॉय करता था, अल्लाह ताला आपको भी मौका दे, कि वो आपस में फिर अजीब किस्म की बातें करती थी। मैंने कहा था उस तरफ नहीं जाना, फिर अब चली गई, क्यों गई वहां? तो मैं वो गई थी उधर, वो बता रही होती है कि मैं वहां गई, वहां शैलर था, तो शैलर पे चावल खाने के लिए मैं उतरी, वहां तो नेट लगा हुआ था, मैं बड़ी मुश्किल बच के आई। तो ऐसे लगता है जैसे वो सारे दिन की कम्युनिकेशन करके काफी देर वो गपशप आपस में लगाती हैं, फिर सुकून करती हैं। तो ये मर्मुरेशन आपको कभी इत्तेफाक हो तो किसी जंगल में जाके, किसी वेटलैंड पे जाके इस फ्लाइट को आप एंजॉय करें, आप इंशाल्लाह अमेजिंग होगा ये आपके लिए। अब टाइप्स ऑफ फेदर्स की बात आती है। ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बर्ड्स के, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपको आसानी होगी। तो प्राइमरी फेदर्स क्या हैं? दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द फ्लाइट फेदर्स एंड प्रोपेल द बर्ड थ्रू द एयर। ये बड़े हैं, जो टोटली जो मैंने शक्ल में दिखाए कि जो पॉइंटेड हैं या राउंडेड हैं, वो जो प्राइमरी फेदर्स हैं वो फेदर्स हैं, और वो उड़ने में बेहद बहुत ज़्यादा इनकी ज़्यादा एफर्ट इन्हीं की है, जो प्राइमरी फेदर्स। फिर सेकेंडरी फेदर्स हैं, ये अलोंग द विंग हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जब बर्ड ऊपर जाता है, उड़ के ऊपर जाता है, सस्टेन करते हैं, उसको लिफ्ट देते हैं, उठाए रखते हैं, गिरने नहीं देते। तो इसी तरह टर्सी जो है वो जो शोल्डर है उस पे ये छोटे फेदर्स हैं, जो उनको उसको मेंटेन करने में, उसका टेम्परेचर सारी चीजें मेंटेन करने में लिए, और प्लस वो उनको सपोर्ट करने के लिए कि जब वो हवा में जाते हैं तो उनको मजीद सपोर्ट करने के लिए ये 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स हैं। फिर वही बात आ गई है कि फ्लाइट के लिए बर्ड्स के मुख्तलिफ फीचर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि बीक है, विंग्स है, और उसके बाद उसके जितने मैंने आपको बताए हैं कि रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, हालो बोन्स हैं, एयर सैक्स हैं, लंग्स हैं, प्लस एयर सैक्स हैं। तो वो करते क्या हैं, उन्होंने अपने बर्ड ने उस वजह से अपने वेट को मेंटेन करना है, लिफ्ट उठा के रखना है, ड्रैग खींचना भी है, एंड थ्रस्ट, और उसको आगे भी ले जाना है। तो ये सारी जो फ्लाइट है, इसका फ्लाइट का जो ये चीजें जो जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है फ्लाइट के लिए, तो वो सारी मेंटेन करता है, तब बर्ड इस काबिल होता है कि हवा में उड़ सके। अब हम छोटा सा एक करते हैं कि एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है या बायोडाइवर्सिटी क्या है, और उसमें बर्ड्स का कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को देखें और पाकिस्तान को देखें तो प्लांट्स कितने हैं, 25,000 से 75,000 है टोटल स्पीशीज इन द वर्ल्ड।
6000 स्पीशीज जो हैं वो पाकिस्तान में है, 5000 में वाइल्ड है, 1000 जो भैया पौधे आप लगाते हैं, खुद लगाते हैं या खुद हैं, ये वाइल्ड हैं जो 5000 स्पीशीज, और इनमें 372 स्पीशीज एंडेमिक है जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जो सिर्फ हमारे यहाँ पाई जाती है। मैमल्स 18 आर्डर्स हैं जो बर्ड में हैं, 10 आर्डर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं। इसमें बड़ा खूबसूरत है इंडस डॉल्फिन, चिल्तन मार्कुल, पाकिस्तान सैंडकैट, सुलेमान मार्कुल, पंजाब उड़ियाल, बलूचिस्तान बियर, ये एंडेमिक है हमारे। उसके बाद 4100 स्पीशीज हैं जो स्पीशीज हैं विच, इसमें क्या है आगे कि 39 कार्निवोर्स हैं मैमल्स में, 38 बैट्स हैं, कार्निवोर गोश्तखोर परिंदे हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ जो आप कहते हैं, 25 हुफ्ड मैमल्स है, खुरदार जानवर हैं जिनमें आर्टियोडैक्टाइला, सिंगल खुर, टू खुर वाले, टू हुफ वाले भी हैं, तो ये आर्टियोडैक्टाइला, पैरासिडैक्टाइला के हैं सारे। आगे 11 इंसेक्टिवोर्स आर्डर हैं, स्पीशीज हैं जो इंसेक्टिवोर्स हैं 11, वो जो इंसेक्ट्स पे फीड कर रही है मैमल्स में। 9 एक्वेटिक एनिमल्स हैं, 3 प्राइमेट्स हैं पाकिस्तान में, जैसे लंगूर, मंकी वगैरह हैं, और फोलियोडोटा जो मैंने आपको पहले बताया कि पेंगोलिन है जो हमारे यहाँ एक ही स्पीशीज है जो स्केल उसके ऊपर है और जो इलीगल ट्रेड की वजह से उसको बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट ये बर्ड्स आ गए हमारे, 8600 स्पीशीज है बर्ड की, 666 माइग्रेटरी हैं और बाकी माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट स्पीशीज हैं ये। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें और परसेंट निकालें तो ये 7.74% बनती हैं जो वर्ल्ड के मुकाबले में टोटल पाकिस्तान में है। तो रेप्टाइल्स का आप देखें 6500 स्पीशीज हैं, 174 स्पीशीज हैं टोटल, जिसमें 88 लिजर्ड्स हैं, 72 स्नेक्स हैं, 10 टर्टल्स हैं, 2 मैरीन हैं, 8 फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं और 2 टर्टाइस हैं। टर्टाइस कौन है? जो खुश्की पे रहते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स कौन हैं? जो पानी में रहते हैं। 1 क्रोकोडाइल हमारे यहाँ भी है, शुक्र है, कहीं ना कहीं इंडिया से माइग्रेट होकर आ जाता है, कहीं ना कहीं छुप छुपा के क्रॉस करके बॉर्डर को आ जाता है। हमारे यहाँ क्रोकोडाइल अब भी थोड़ा सा, जैसे सिंध में है और पीर साहब के दरबार पे हैं, इस तरह क्रोकोडाइल तो अभी स्टिल थोड़ा बहुत दरियाओं में कम हो गए हैं, बड़ी थ्रेटेंड हो गए हैं, बड़े कम हो गए हैं, लेकिन गेवियल ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अब हम अगर एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें 60 स्पीशीज है अभी जो रिकवर हुई है। पिछले दिन मैंने एक पेपर रिव्यू करा या तो फिलिपाइन से आया था, तो मैंने उनको कहा कि यार ये इसने एम्फीबियंस पे काम किया, बहुत कमाल कर दिया। हमारे यहाँ स्पीशीज जो एम्फीबियंस पे बहुत कम स्टडी हुई है, बहुत कम रिसर्च हो रही है, तो ये बड़ी ओपन फील्ड है। अगर कोई एमेच्योर ज़ूलॉजिस्ट इस पर रिसर्च करेगा तो उसका स्कोप बहुत ओपन होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके, क्योंकि ये एक वर्जन फील्ड है जिसमें अभी कोई नहीं कूदा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो फिशेज 2600 स्पीशीज हैं, 525 स्पीशीज है विच आर मैरीन फिश, 400 जो है मैरीन है, 125 फ्रेश वाटर स्पीशीज है। इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट 7,50,000 स्पीशीज हैं, 20,000 स्पीशीज जो हैं वो हैं, और 700 और दूसरे 700 जो है वो मैरीन है इनमें। तो इस तरीके से ये इनवर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स वगैरह भी ज़्यादा पॉपुलेशन में है, क्योंकि इन पर बहुत सारे राइट फ्रॉम एग टू लार्वा टू प्यूपा, सारे इस पे वो फीड कर रहे होते हैं दूसरे जानवर। इसी तरीके से इनवर्टिब्रेट्स पे तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब दोबारा हम आते हैं अपने बर्ड्स की तरफ। इन बर्ड 8600 स्पीशीज, इन पाकिस्तान 60 स्पीशीज एंडेमिक का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, या हम स्टडी नहीं कर सकते कौन सा, क्योंकि मोस्टली बर्ड, एक दफ़ा बॉर्डर पे मैं खड़ा था तो मोस्टली बर्ड एक दूसरे पे क्रॉस कर रहे थे, यहाँ से उधर जा रहे थे, इंडिया से यहाँ आ रहे थे। मैंने कहा यार परिंदों की मौज है, जहाँ चाहे जा सकते हैं, इनको तो कोई बॉर्डर वो नहीं है कि भाई हिंड्रेंस नहीं है कि यहाँ बॉर्डर है ऐसे आगे नहीं जाना। तो अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो ये 29 आर्डर्स हैं इनके, 233 फैमिलीज हैं। अब आगे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 233 फैमिलीज हैं, उसमें बहुत सारा आजकल मालिकुलर बेस पे स्टडी हुई है और वो आइडेंटिफिकेशन में बड़ा हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह वो जो उनका जेनेटिक मेकअप है, जो पीसीआर बना के कैसे वो उनसे मिलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे आइडेंटिफाई हुई है वही करैक्टरिस्टिक्स वो कन्फर्म कर रहा है थ्रू पीसीआर वगैरह। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत काम करके इसको कन्फर्म किया जा रहा है। तो अभी मोर देन 200 फैमिलीज जो हैं उन पे स्टडी जारी है, स्टडी हो रही है। अब अगर छोटा सा मैंने किया कि पैसिव फार्मर्स वो हैं, जैसे मैंने सांग बर्ड्स हैं, छोटे परिंदे, नॉन पैसिव फार्मर्स वो ग्रुप है जो पैसियन के अलावा है, जो आमतौर पे जो तितर बुटेर कून जो भी है सारे इसमें रहते हैं। प्रे बर्ड्स, अब जो नॉन प्रे बर्ड्स हैं वो तकरीबन 2/3 हैं, और प्रे बर्ड जो शिकारी परिंदे हैं जो उन पर शिकार कर रहे हैं वो 1/3 है। एंसी फार्मिस ये ग्रुप है डक्स, गील एंड स्वान का, जो वेब्ड फीट है और वो स्विमिंग करते हैं। कारीडाई फार्मिस ये वो ऑर्डर है जो वेडिंग के
इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज इसमें हैं, और ये शैलो वाटर है, ब्रीडिंग है, वहाँ जो फीड करते हैं जैसे चाहे हैं, स्टिल्ट्स हैं, फिर उसके अलावा जकानाज वगैरह हैं, ये सारे ब्रीडर्स हैं। गैलीफार्मिस जो दानादार को खाने वाले हैं, और जिन पे गैलस होती है उसकी वजह से गैलीफार्मिस का इसमें पोटा होता है। फाल्कोनीफार्मिस वो जो फाल्कन बड़े कीमती परिंदे हैं जिनका बहुत बड़ा यह नेट होता है, शिकार होता है, बिजनेस होता है, कार्बन होता है, और अरबी फाल्कन से तुलूर का शिकार करते हैं। तो ये मैंने 2-4 ग्रुप्स आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिए हैं। इस पर पूरा एक लेक्चर हो सकता है अगर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। तो आगे हम चलते हैं कि बर्ड आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। बर्ड हमने देखा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसका एक तो बड़ा सिंपल तरीका है जी, आपके पास एक गाइड होगी, आप उसमें से बर्ड की तस्वीर मैच करेंगे, कॉमन नेम देखा, उसकी क्लासिफिकेशन कर ली, ये इसका जेंडर है, ये इसकी फैमिली है, ये जिसका ऑर्डर है, ये इसकी क्लास है। और उसके मुकाबले में अगर हम साइंटिफिक के चलें तो इन चीज़ों को बड़ा क्लियर गौर करते हैं, यानी की रन करें तो सबसे पहले हम साइज देखते हैं। साइज देखने के लिए हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हम अगर छोटा परिंदा तो हम स्पैरो से कंपैरिजन करके स्पैरो से प्लस कितना है, छोटा कितना है, तो उस हिसाब से अगर वो जरा उससे बड़ा परिंदा है तो हम क्रो से कंपेयर करके, जो कॉमन बर्ड है हमारे पास क्रो है, उससे कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे ये फाल्कन है। ये ईगल नहीं हो सकता, ईगल तो बहुत बड़े साइज का है यार, ये क्रो से मुकाबला नहीं करता। जो हमने इंडिकेशन दी थी क्रो से थोड़ा सा प्लस माइनस साइज का है। इसी तरह उसके बाद शेप आ गई, तो उसकी शेप कैसी है, उसकी बी की शक्ल कैसी है, उसका जो टेल है वो कैसी है, उसके पर राउंडेड है कि पॉइंटेड हैं, और उसके जो डिजिट्स हैं, जो पंजा है, उसके टोज क्या है, आगे को ज्यादा फॉरवर्ड है, पीछे को क्या है, इसकी शेप क्या है, ये पर्चिंग इसका स्टाइल क्या है। आप मोस्टली प्रे बर्ड्स को पर्चिंग स्टाइल से उसकी शेप देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ईगल है, ये बजर्ड है, ये फाल्कन है। तो अब अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डक्स को देखना है तो आप कहीं पानी में जाएंगे, अगर पानी में कोई परिंदा आपको अवेलेबल आ रहा है तो आप कहेंगे ये डक्स हो सकती हैं, ये गीज हो सकती है, ये स्वान हो सकते हैं। अगर आप वेडर छोटे पानी में जाते हैं तो कहेंगे ये डक्स नहीं है, ये वेब्ड फीट वाले नहीं है, ये वेडर्स हैं और ये अपनी तलाश छोटे पानी में शैलो वाटर में तलाश कर रहे हैं। फिर उस हैबिटेट के लिहाज से आप फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं कि यह क्या है, ये सरफेस फीडर्स हैं या डाइविंग डक्स हैं। इस लिहाज से आपको हैबिटेट पे जाके उस हैबिटेट को देख के उस परिंदे को आइडेंटिफिकेशन में आपको आसानी होगी। फिर बिहेवियर बड़ा सिंपल है कि दो में से एक बिहेवियर बर्ड का होगा, क्योंकि उसने जिंदा रहना है, उसने खुराक लेनी। तो मोस्टली बिहेवियर क्या है इसका कि भाई ये खुराक कैसे लेता है, इसका इकोलॉजिकल प्रोफेशन क्या है, ये खुराक कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ये दाने दुनके वाला है, ये मछली खाने वाला है, ये शिकारी परिंदा है और मुख्तलिफ छोटे बर्ड्स को ये शिकार करके खाता है। इसका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर की वजह से, और ये कहाँ छुपता है, कहाँ बैठता है, कहाँ ये रूस करता है, कैसे ये रूस करता है। दिन को जमीन पे होता है, रात को ये शाखों पे होता है, दरख्तों पे होता है, वहां रूस कर होता है। तो इस किस्म का जो बिहेवियर होगा बर्ड का, उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फलां बर्ड हो सकता है। कलर प्रोमिनेंट बड़ी जबरदस्त कमाल है, सारी ब्यूटी, सारा हुस्न परिंदों का जो है वो बड़े प्रोमिनेंट कलर से है। जैसे मैंने आगे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं उसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मोर को देखते हैं तो उसके रंग देखें तो आप कह सकेंगे अल्लाह ये आपने क्या बनाया। तो इस तरह ये जो कलर प्रोमिनेंट है उसमें कौन सा कलर प्रोमिनेंट है, ब्लू जे जैसे कहते हैं, जैसे ब्लू जे का मतलब है कि मोस्टली जो प्रोमिनेंट कलर होगा वो उसका ब्लू होगा। ये एक जे है, ये एक बर्ड है जिसका नाम कॉमन नेम है ब्लू जे। तो ब्लू जे का नाम ही इसी वजह से है कि वो उसमें ब्लू जो कलर है वो बड़ा डोमिनेंट है। प्रोमिनेंट फीचर्स में आप देखते हैं कि इसकी टांगें लंबी है, इसकी बीक लंबी है, क्या है, इसके पर बड़े हैं, इसकी चोंच कैसी है, ये चोंच बड़ी शार्प है, मुड़ी हुई है, हुक्ड है, तो ये फलां होगा। ये फीचर देख के उनके, या इस तरह के भी इसके पंजे में है कि तो इसके आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड हैं, क्या है, सारे के सारे आगे हैं तो इमू होगा, ऑस्ट्रिच होगा, कुछ आगे पीछे हैं तो डेफिनेटली कोई और बर्ड हो सकता है। तो इस तरह ये प्रोमिनेंट फीचर जो हैं उनसे भी आप बर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी कंपैरिजन के लिए जैसे मैंने बताया, स्पैरो को देखोगे तो इसका कलर कम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है, क्या सिलसिला है, तो उसको कंपैरिजन करेंगे प्लस माइनस। हम मिसाल देंगे किसी को बताने के लिए कि यार वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सके, मैं समझ नहीं, साइज उसका स्पैरो से प्लस माइनस था। तो इसी तरह क्रो का, फिर जब क्रो की बात करेंगे तो फिर फाल्कन बजट टाइप जो बर्ड होंगे उनके साथ आप कंपैरिजन करेंगे कि उस किस्म का परिंदा था, तो आप उस किस्म के साइज के बर्ड के पास जाएंगे बजाय कि आप स्पैरोज में या सॉन्ग बर्ड में ढूंढते फिरेंगे। तो स्पैरोज और सॉन्ग बर्ड सारे आपने
क्लियर कर दिए जब आपने क्रो की बात की कि क्रो के साइज से प्लस माइनस था। इस तरह ईगल है, जितने प्रे बर्ड है वो कितने हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो लगता है कि यार वो कोई ईगल होगा क्योंकि वो उसका साइज बहुत बड़ा था, उसका विंग्स 5 to 7 फीट था यार, वो बहुत ही पर फैलाए हुए था। तो यार ये फाल्कन नहीं हो सकता, फाल्कन तो छोटा बर्ड है, उसका साइज क्रो से मिलता है, ये तो उससे भी बड़ा है, तो ये डेफिनेटली ईगल है। अब आप मैं देखें, अल्लाह ताला का मैं आपको हुस्न दिखाना चाहता हूँ, खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। जो परिंदे हैं ये हुस्न है नेचर का, अगर आप इस पे गौर करें। ये जो प्रोमिनेंट कलर का है ये मेल है, और ये जो डल कलर की है ये फीमेल। यहाँ अल्लाह ताला ने एक खास निज़ाम बनाया है बर्ड्स के लिए, जो ह्यूमन में जैसे मैन डोमिनेंट है, इस तरह बर्ड्स में फीमेल डोमिनेंट है। फीमेल सेलेक्ट करती है मेल को, और मेल बेचारा डांस करता है, मेल बेचारा कोर्टशिप डिस्प्ले करता है, तब फीमेल उसको सिलेक्ट करती है, फिर उसको पसंद करती है, ये सारा चीज़ है। अब मेल को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है ताकि फीमेल उसको उसकी खूबसूरती पे अट्रैक्ट हो और उसके साथ पेयरिंग करे और फर्दर अपनी प्राजनी चलाए। अब ये गोल्डन फेजन जो है इसकी खूबसूरती देखें, और पर्टिकुलरली जब कभी आप जाएं कहीं ऐसे पार्क में, जू में, लाहौर जू जाएं या आप जलो पार्क जाएं, अगर वहाँ गोल्डन फेजेंट है तो इसकी चाल ही ठुमक 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 बड़ी प्यारी चाल होगी, और ये जब चलता है तो गर्दन को लहरा के चलता है, कभी इसके नेक के पर राइट को जाते हैं, कभी लेफ्ट को जाते हैं, तो वो इतना शाइनी होता है, इतना खूबसूरत रिफ्लेक्शन होता है कि आप कह रहे होते हो कि या अल्लाह व्हाट ए ब्यूटी, क्या खूबसूरत अल्लाह मियां ने बनाया है। अब फीमेल को अल्लाह मियां ने इतने प्रोमिनेंट कलर क्यों नहीं दिए, इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है कि फीमेल ने, ये ग्राउंड बर्ड है, जंगल का परिंदा है, फॉरेस्ट की हैबिटेट है, तो इसमें क्या करना है, जंगल ने इसने एग ले करने हैं, एग ले करने के बाद उसको इंक्यूबेट करना है। अगर ये प्रोमिनेंट कलर की होगी तो दूर से ही उसको गीदड़ बिल्ला प्रीडेटर पहचान लेगा और उस वजह से इसको फौरन इस पे अटैक कर देगा। तो इस लिहाज से ये प्रोमिनेंट कलर की बजाय ये बड़े डल कलर की है, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से फीमेल को वहां डल कलर दिया है। खूबसूरत है वो भी देखने में, बदसूरत नहीं है, लेकिन डल कलर का जो मेन अल्लाह ताला की इस उस पर कर्म नवाजी हुई है कि वो कैमोफ्लेज हो जाए, वो दूर से प्रोमिनेंट ना हो। ये आप देख रहे हैं पीकॉक है, ये डांस करता है, कोर्टशिप डिस्प्ले है। इसी तरह इसकी फीमेल देखें डल कलर की है, उसी लेके स्नैक लेक करने, इंक्यूबेट करने, ग्राउंड बर्ड है, फॉरेस्ट की हैबिटेट है। तो मैं जब जलो पार्क का इंचार्ज था, तो जब भी मुझे टाइम बचता तो मैं अल्लाह ताला का हुस्न देखने के लिए अपनी चेयर मोर के केज के पास रखता, और ये जो इसके ऊपर टिक्कियां हैं इसको देखता, कैसी अल्लाह मियां ने फारग बैठ के किसकी ड्यूटी लगाई होगी, कितना कोई कमाल आर्टिस्ट होगा, ये तो लगता है खुदा ने खुद बनाया है, ऊपर कार रख रखे। तो फिर एक दफा इतफाक हुआ, मैं लास्ट वाला का इंचार्ज था, तो वहां मेरे पास एनसी के स्टूडेंट गए, तो वो बड़े फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे, पासिंग आउट वाले स्टूडेंट थे, वो विजिट पे गए, तो मैंने उनको अपने चिल्ड्रन जू पार्क जो था उसमें दिखाया कि ये मोर है। जब वो मोर चल रहा था तो ये कोई असर का टाइम था, तो उसकी जो नेक थी उसका कलर रिफ्लेक्ट कर रहा था, इतना खूबसूरत। तो मैंने उनसे कहा, उसमें प्रिंसिपल माशाल्लाह मैडम साहिदा मंडल भी थी और मैडम लाला रुख भी थी, असद फरूकी साहब भी थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप बड़े कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, कैन यू डू दैट, क्या आप ये वाला कलर बना सकते हैं? तो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज किया कि नो, ये अल्लाह ताला की क्या बात है, जो ये बनाने वाला है इसका शाहकार कोई अल्लाह ताला खुसूसी है, हम इसको रेप्लिका नहीं बना सकते, हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। और इस तरह का जो कलर है रिफ्लेक्शन वाला, वो बड़ा ही खूबसूरत शेड देता है, ऐसा कलर बनाना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। फिर जब मैं जल्लो पार्क का इंचार्ज था, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ का इंचार्ज रहा हूँ, पार्क का फील्ड में सारा, तो जब मैं जल्लो पार्क क्लास स्टूडेंट आते थे तो मैं खुद उनको विजिट करता था अपने शौक से। तो मैं स्टूडेंट को, जब कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते, तो मैं लास्ट पे इस बर्ड के पास ले जाता था, ये लेडी एमएस फेजेंट है, इसमें मैंने फीमेल नहीं दी कि यार फीमेल देख के आप फिर इसको देखें, इसकी क्राउन कैसा है, इसकी नेक कलर कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लू से कलर है इसका, जो ये ठुमक ठुमक ये चलता है, ये गोल्डन फेजेंट चलने में बड़ा उससे मुशाबत रखता है। और ये राइट लेफ्ट इसके जो पर नेक के आते जाते हैं, तो इतना भी ये नखरे करता है, और इसकी टेल देखें बड़ी खूबसूरत है। तो मैं कहता था कि हो सकता है हमारी बीबियों ने जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इससे सीखा हो, मैचनी सूट की बजाय वो जो क्रॉस सूट पहनती हैं, ये इस कलर की शर्ट होगी, इस कलर की दुपट्टा होगा, इस कलर की सलवार होगी, तो वो इसी से वो नकल करती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत परिंदे को बनाया है, और हर चीज उसकी क्या खूबसूरत तरीके से रखी है। और उसको कैसे, बाद लोग होते हैं कपड़ा पहन लेते हैं, उनको टमकाना नहीं आता, उनको उनमें नखरा नहीं होता,
तो ये वो बर्ड है जिसको टमकाना और नखरा करना भी आता है। कभी अल्लाह ताला आपको इसे देखना नसीब करे, और यू विल एंजॉय दैट कि वाकई अल्लाह ताला का इस पर खुसूसी करम है। इसका जो हुस्न है वो बहुत ही कमाल है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दो तरह के हैबिटेट हैं जिसमें बर्ड होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जो हाई माउंटेनियस एरिया, सब माउंटेनियस एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, डेजर्ट, ये सब इसमें क्या है, ये जितने भी हैं ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे कह लें, या लैंड के बर्ड हैं जो इस पे रहते हैं। ग्राउंड बर्ड जितने हैं, जितने वो शिकारी परिंदे हैं, वो सारे ग्राउंड पे मोस्टली हैं। और जितने ये दाना दुक्का खाने वाले, फल खाने वाले, मोस्टली ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे हैं। ये वेटलैंड हैबिटेट है। सेकंड जो है वो पानी वाली आबगाहें हमारे वेटलैंड्स हैं, उसमें आबी परिंदे हैं। और जो फेजन टेल जकाना की मैं बात कर रहा था कि देखिए कितना खूबसूरत है। और जितनी डक्स, गीज एंड स्वान्स हैं, और जितने वेडर्स हैं, कार्डाइफार्मी जो आर्डर है पूरे का पूरा, वो शैडो वाटर में वो फीड करता है, वहां रहता है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। और ये देखिए सिंगाड़े के लीव से नीचे लोटस हैं, और उस पर ये फेजन टेल जकाना है। ठीक है जी। तो लोटस पे आप देखें, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें और इसको देखें, इसकी टेल है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोमिनेंट टेल है, फेजन टेल जकाना। तो ये वेटलैंड के हैबिटेट के जो बर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये ब्लैक पार्टेज ग्राउंड बर्ड है। इसको आप देख रहे हैं कि आप ब्लैक एंड उस ब्राउन में कैसा कॉम्बिनेशन है, और इसके नेक का देखें क्या सुर्खी माइल सा एक कलर है, और इसकी साउंड जो है ये इसका खूबसूरत है। लोग पेट के तौर पर रखते हैं, इसका कंपटीशन कराते हैं, केज करके इनको पालते हैं, टेम करते हैं, और उसके बाद ये इनके सांग जो है उनको कंपटीशन में लेके जाते हैं। जो ज़्यादा देर तक बर्ड बोलता रहे, जो सबसे आखिर तक बोलता रहे, वो जीत जाएगा। जो ही बर्ड बोलना बंद कर देगा तो वो हटा देते हैं, वो उसकी पोजीशन ही बदल गई। तो जो टॉप करेगा वो टिल द लास्ट वो बोलता ही जाएगा, तब वो टॉप करेगा, फिर वो बड़ा इनाम उसका रखते हैं। ये सारा सिलसिला है। फिर ये ग्रे पार्टेज है, गेम बर्ड है, ब्लैक विंग ग्रे बर्ड। इसको देखिए, ये ब्राउन और लाइट सा ग्रे कलर है, इसमें कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। तो इसी तरह आगे इसके अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो गैलीफार्मिस, वो वाले बर्ड जो मैंने बताया आपको, दाना दुनका खाने वाले हैं, जिनमें पोटा है, गैलासस, गैलीफार्मिस कहते हैं। फेजिनिडी इनकी फैमिली है। फ्रैंकोलाइनस ब्लैक पार्टेज जो है उसको उनका साइंटिफिक नेम ये है। फ्रैंकोलाइनस पानिसिलियानस ए ग्रे पार्टेज का नाम है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो उसी तरह के वर्टिब्रेट है। फिर क्लास तो इसकी एविस है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर करना है सिर्फ कि भाई गैलीफार्मिस है, कौन सा है, पेस्ट्रीफार्मिस है, गैलीफार्मिस है, कारिडाइफार्मिस क्या है। तो ये जितने दो मैंने बताया आपको, या मोर फेजेंट है, ये सारे गैलीफार्मिस के बर्ड हैं। फिर ब्रॉन्ज विंग जैकाना, फेजेंट टेल जैकाना मैंने आपको दिखाया वहाँ, ये ब्रॉन्ज विंग जैकाना है। ये बहुत रेयर, बहुत कम रह गया है। ये सिर्फ मैंने सुलेमान की एक शबीर शहीद चेक पोस्ट थी, उसकी वेटलैंड पर मैंने देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ। और बड़ी देर बाद मैं ढूंढते 3-4 साल में फेजन टेल जैकाना पे काम करता हूँ पीएचडी के दौरान, तो मुझे ये नज़र नहीं आया। जब वहाँ ये मुझे नज़र आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब आप मॉलिक्यूलर स्टडीज पे जाते हैं, तो अगर हम जेनेटिक इसकी स्टडी करें, इसका जेनेटिक फीचर, इसका जीनोटाइप स्टडी करें, तो आपको कमाल होगा कि ये रहता वही है जहां फेजन टेल जैकाना रहता है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन इसका अगर जीनोटाइप स्टडी करेंगे तो इट इज मोर क्लोज टू फेजन टेल जैकाना, मोर क्लोज टू अफ्रीकन जैकाना एज कंपेयर टू ब्रॉन्ज विंग जैकाना। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि ये सेम हैबिटेट में रह के भी इतने क्लोज रिलेटिव नहीं है, कि जो फेजन टेल जैकाना है वो क्लोजली रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर स्टडी बताती है, जीनोटाइप स्टडी करने से पता चलता है कि वो अफ्रीकन जैकाना के करीब ज्यादा है, उससे क्लोज रिलेटिव है एज कंपेयर टू ब्रॉन्ज विंग जैकाना। ये भी बहुत खूबसूरत बर्ड है, लेकिन उसकी टेल बड़ी प्रोमिनेंट है, इसकी टेल नहीं है। अब ये मैरिड है, नीट फेलिस को कहते हैं, लोग इसका बड़े शौक से शिकार करते हैं। ये जब चलता है तो पानी पे थोड़ा दौड़ के चलता है, तो कमाल है इसकी उड़ान देखे। तो ये अगर क्लासिफिकेशन पे जाएं तो एनसी फार्मिस, एनएटीबी, जितने एनएस प्लेटी रैंकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, मैरिड इसका कॉमन नेम। तो कारिडाइफार्मिस जो वेडर्स हैं उसमें जैकानिडी में आ गए। ये मीटोपिस इंडिकस, ये ब्रॉन्ज विंग जैकाना है। फेजन टेल जैकाना मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस तरह ये दोनों जो हैं इनके साइंटिफिक नेम और ये सारा, ये वेडर्स हैं, फेजन टेल जैकाना और ब्रॉन्ज विंग जैकाना। उसका हाइड्रोफेजियस कारियोरगस उसका नाम है साइंटिफिक नेम, और उसको फेजन टेल जैकाना कहते हैं। इसका मीटोपीडियस इंडिकस है इसका नाम, ये ब्रॉन्ज विंग जैकाना है। ये होबारा बस्टर्ड है, ये तलोर है जो डेजर्ट में पाई जाती है, जो हमारे यहाँ सर्दी में माइग्रेट करके आती है, बलूचिस्तान में ब्रीड करती है कुछ एरिया में, और इसी पे अरबी आशिक हुए हैं, और इसी पे हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू
जनरेट हो रहा है इससे, क्योंकि अरबी यहाँ शिकार खेलने के लिए आते हैं और उनको रहीम यार खां, बाबर नगर, बावलपुर, वो बड़े लड़ झगड़ के अलाट कराते हैं वो इलाके, यहाँ फिर फाल्कन अपने ले के शिकार खेलते हैं। अल्लाह ताला ने बर्ड की शक्ल में हमें बहुत ज्यादा ब्लेस किया। फाल्कन हमारे यहाँ सबसे जो टॉप पे है वो नेट होता है, वो सेल करते हैं, मैक्सिमम पैसे यहाँ देके जाते हैं, फाल्कन खरीदते जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनसे ला के ये तलोर का शिकार खेलते हैं। तो उसको आना रहना ये सारा फॉरन जितना पैसा है, जो बजट है, और सो मैं कहूँगा मुझे बड़ा ही ज्यादा इसमें मैं फख्र महसूस करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से अगर मुझे कोई मौका दे तो मैं बताऊंगा कि वाइल्ड लाइफ पे चल रहा है। अगर कोई शहजादे आते हैं तो उनके थ्रू हम पूरी पूरी एड ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से और सारा सिलसिला, उनको हम शिकार खिला के उनको खुश करके जाते हैं, तो वो हमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, हर लिहाज से। अब हमारी पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इन लोगों ने भी इतराज़ किया जी हमारा बजट बहुत कम हो गया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस सर्वे करके तो इनको अलाउ कर नहीं करें, अलाउ इनको, क्योंकि बर्ड कम हो गए। ये कोर्ट में केस किया, लिटिगेशन हुई, सारा सिलसिला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से रॉयल्टी देती है उनको, फिर वो यहाँ के शिकार करते हैं और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और एक और बात बता दूं जो बड़ी फतेह की है कि ये लाखों उनको गिफ्ट करते हैं, कोई बैल, घोड़े, बड़ा कुछ, वो सारा इधर सल्लो की उनका एक सेंटर है चोलस्तान इंडिया में, वो वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हम उनको फाल्कन देते हैं तो हमारी तरफ से जो CM PM उनको फाल्कन प्रेजेंट करते हैं, तो वो फिर उसी बाजू पे बिठाया उन्होंने और उनसे हमने कहा जी लाए हम पैक करते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये मेरे बाजू पे ही जाएगा। और उनका स्टेटस सिंबल है, जिसके पास वो पेरिग्राइन फाल्कन होगा, जिसके पास वो उसके अलावा क्या कहते हैं डियर फाल्कन होगा, वो पूरा खूबसूरत सफेद अंडे की तरह है, तो उसमें वो स्टेटस सिंबल है कि मेरे पास डियर फाल्कन है। तो उनका ये शौक है, तो हमारे लिए ये रेवेन्यू का बायस है। इस क्लासिफिकेशन में तो ऑर्डर ब्रू फार्मीज है, ओटिडाइडी है, क्लेमाइडस अनड्यूलेटा है, होबारा वस्टर्ड है। ये आ गया पेरिग्राइन फाल्कन। ये देखें कितना स्मार्ट है, कितना एक्टिव है, इसके पंजे देखें, नाखून कितने तेज हैं, बीक देखें कितनी शार्प है, और इसकी शार्पनेस में और पॉइंटेड इसके विंग है। तो ये सारी चीजें अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, इसको ब्लेस किया है इन चीजों से। और ये जितने फाल्कन वगैरह हैं इनको हम कहते हैं स्याह चश्मी, के इनकी आंखों का कलर स्याह है, जितने बाज वगैरह हैं वो गुलाब चश्मी हैं, उनकी आंखों का रंग जो है वो पीला होता है। टॉनी ईगल है, ये आप देखिए इसका स्टाइल, इसका बैठने का, और इसका सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मार्क इनके लेग्स पे फेदर्स होते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है ईगल्स का। तो इसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लिटिव फार्मीज, ये इनका ऑर्डर है, एक्सप्लिटिव की फैमिली है, एक्विला रैपिक्स, ये टॉनी ईगल का है, ये टॉनी ईगल इसका कॉमन नेम है, एक्विला रैपिक्स इसका साइंटिफिक नेम है। आगे फाल्कोनी फार्मिस, जो मैंने पैराग्राइन फाल्कन की बात की है, तो फाल्कोनिडिस की फैमिली है, फाल्को पेरिग्राइनस इसका जीनस है, और फाल्को और पेरिग्राइनस की स्पीशीज है, और पेरिग्राइन फाल्कन इसका कॉमन नेम है। तो अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है वो बर्ड्स को प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और उसकी मैनेजमेंट में क्या रोल अदा कर रहा है, तो वो कैसे करता है। बिलाल, बच्चे बोर तो नहीं हो गए, पार्टिसिपेंट बोर तो नहीं हो गए? नहीं सर, आप कंटिन्यू रखिए, कोई मसला नहीं, आपकी स्लाइड्स थोड़ी सी रह गई है बस, तो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह। तो अब हम अगर बर्ड्स की प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इनको प्रिजर्व करने के लिए पंजाब वाइल्ड लाइफ पूरा एक पंजाब असेंबली एक्ट पास करती है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। तो उसको कहते हैं बचाने के लिए, इनकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्ड्स जो है उसके लिए हम इसको ये एक्ट इम्प्लीमेंट करके ये हम परिंदों को बचाते हैं इलीगल हंटिंग से, इलीगल ट्रेड से, इलीगल कारोबार से। तो जो अगर हम वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, 3 उसके वायोलेशन है एक्ट की, इलीगल हंटिंग है, इलीगल पोजेशन है, इलीगल ट्रेड है। अगर हम इलीगल हंटिंग की बात करेंगे तो उसमें जितना भी वो शूट करते हैं, अगर कोई लाइसेंस लेता है तो ये वो लीगल है, अगर वो लीगल नहीं लेता तो वो इलीगल हंट करता है। अगर वो ओपन डे पे शिकार नहीं खेलता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस पर पूरा इंशाल्लाह एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो उसका हम क्या करते हैं कि ये तीनों कोई ना कोई तीनों वायोलेशन है, और चौथी वायोलेशन है वो कमाल है, कोई इलीगल हंट नहीं करता, कोई प्रोसेस नहीं करता, कोई ट्रेड नहीं करता, लेकिन खाता तो हर कोई है, जिसको मिल जाए वो कहता है जी बिस्मिल्लाह शिकार, क्या बात है। तो इलीगल हंटिंग अगर कोई होगी तो हम उसका सेक्शन 9 के तहत वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चालान करते हैं। अगर इलीगल पोजेशन होगी, जैसे किसी ने तीतर तोता कोई रखा हुआ है और उसके लाइसेंस नहीं है, तो उसको हम दफा 12 के तहत चालान करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। और इलीगल ट्रेड जो है ये 14-15 सेक्शन के तहत, अगर इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है तो 14 के तहत, अगर लोकल ट्रेड कर रहा है, यहाँ परिंदों को कारोबार कर रहा है, बुटेरे बेच रहा है इलीगल, उसके पास लाइसेंस नहीं है,
परमिशन नहीं है तो हम उसको 15 के तहत करेंगे। तो ये जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, इस पे जो अब डिपार्टमेंटल कंपनसेशन हम करते हैं, वो बंदा जुर्म करता है तो वो हमें एक एप्लीकेशन देता है, हम उसका केस कंपाउंड कर देते हैं। कंपाउंड करने का मतलब यह है कि उसको एक 10,000 रुपये जुर्माना किया फर्स्ट टाइम, और उसका माल मुकदमा वैल्यू करके उसको वापस कर दिया, उसमें फाइन है, सारा सिलसिला है। तो अगर वो कोर्ट में जाता है तो वहां उसको फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, कॉन्फिस्केशन, नेट गन और कैंसिलेशन ऑफ शूटिंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो इस तरीके से मोस्टली लोग जो चाहते हैं कि हमें हमारा केस कंपाउंड कर दो, तो कंपनसेशन में हम एक दफा कंपाउंड करने तक 10,000 रुपये, दूसरी दफा कोई कंपाउंड करेगा तो 10,000 से ज्यादा जुर्माना करना है, और तीसरी दफा हम कंपाउंड नहीं कर दे उसको कोर्ट में जाना होगा, उसको फेस करना होगा वहां। फिर कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट थ्रू लेजिस्लेशन, कि हम कानूनी तौर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनका चलान करते हैं, उनको कोर्ट में जाते हैं, उनको जुर्माने करते हैं, फाइन करते हैं। ये सारा क्या है? ये इन सीटू कंजर्वेशन है कि इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट, जंगलों में उनको कैसे बचाना है, इलीगल लोगों को खिलाफ प्रोसीड करना है, उनको सजाएं दिलानी है, ये सारा सिलसिला है। फिर उसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड गेम रिजर्व। अब थोड़ा सा वो जो हमने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसके मुकाबले में यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर कोई वायलेशन करेगा सेक्शन 16 के तहत होगा चलान उसका, अगर नेशनल पार्क करेगा तो सेक्शन 17 के तहत होगा, अगर गेम रिजर्व करेगा तो 18 का होगा। वहाँ 1 साल तक कैद हो सकती है, वहाँ 2 साल तक कैद हो सकती है, और उसको जुर्माना भारी होता है क्योंकि उसने जुर्म किया है कि प्रोटेक्टेड एरिया में गया है। प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क में शिकार हो ही नहीं सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार हो ही नहीं सकता, अगर कोई करेगा तो वो इलीगल है। गेम रिजर्व में स्पेशल परमिट से वो शिकार करेगा तो दफा 21 के तहत हम इसको 2 साल तक कैद की सजा और हैवी जुर्माना, अगर उसने जानवर पाड़ा या कोई मारा है तो उसको वैलिड करके, पहले तो हम लाख तक थे तो लोग लाख रुपए जेब में डाल के जाके शिकार खेलते थे बॉर्डर बेल्ट एरिया में, क्या है पकड़े जाएंगे तो लाख रुपए दे देंगे, और वो देते थे लोग। तो अब अल्लाह का शुक्र है हमने प्रोटेक्टेड एरिया वो क्या कहते हैं डिक्लेयर किया, वो पोटेंशियल एरिया डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर, और प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट बनाया है। अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें लाखों में जुर्माना है, उसमें सजाएं बहुत ज़्यादा हैं, ताकि हम इस वाइल्ड लाइफ को बचा सकें और ये जो कुदरत का हुस्न है ये कंटिन्यू कर सकें फॉर फर्दर जनरेशंस। अब इन सीटो कंजर्वेशन है, ये रिएक्शन ऑफ एनक्लोज केजेस फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स है। ये बड़ा सिंपल है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रीडिंग फार्म्स है, वाइल्ड लाइफ पार्क्स है, जूस हैं और हैचरीज हैं। ये क्यों हम करते हैं कि अगर कोई बर्ड है वो वहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा, बाहर उसमें बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है या कोई एनिमल की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो हम उसको केज में लाते हैं, उसको ब्रीड करते हैं, उसको दोबारा उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। इस तरह मैमल्स हैं, तो मैमल्स जितने हैं वो भी क्या उनको, और बर्ड्स को, ये सारा हम जिसको भी देखें कि ये बड़ा अब थ्रेटेंड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ह्यूमन इंटरवेंशन अब जरूरी हो गई है, अदरवाइज ये स्पीशीज यहाँ से एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो उसको हम जू ब्रीडिंग फार्म में ला के ब्रीड करा के दोबारा रिहेबिलिटेट करते हैं। हम इस मकसद में कैप्टिव ब्रीडिंग में तो बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन इज अ चैलेंज फॉर अस। तो जितने नए जोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ओपन चैलेंज है, बहुत बड़ी ओपन फील्ड है कि रिहेबिलिटेशन पे वो काम करें, ताकि हम उसको इस जनरेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम हासिल कर सकें। मैनेजमेंट क्या है? अब प्रोटेक्शन एरिया हमने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, वहां हमने प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट प्लान, हर प्रोटेक्टेड एरिया का मैनेजमेंट प्लान होता है, उसके तहत हम उसको मैनेज करते हैं। फिर इशूइंग ऑफ शूटिंग लाइसेंस है, परमिट है, ताकि मैनेज कर सके, उन शिकारियों से हमारा राब्ता रखे, कौन कौन सा परिंदा शिकार किया है, क्या किया है, कितने कर रहे हैं, कोई कितनी वायोलेशन हो रही है, तो ये शूटिंग लाइसेंस और परमिट हम इशू करते हैं गेम रिजर्व के लिए। जो हम आम शूटिंग लाइसेंस पे शिकार नहीं हो सकता, वहाँ 2,000 पर गन पर डे के लिए हम उसको फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फॉर स्पेसिफिक बैग लिमिट के लिए हम उसको शिकार की इजाजत देते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ शूटिंग ऑफ बर्ड्स इन ओपन एंड गेम रिजर्व, ओपन एरिया और गेम रिजर्व में जो एरियाज हैं उनके पॉपुलेशन सर्वे पार्टेज करके हम डिक्लेयर करते हैं कौन सी तहसील में शिकार खेलना है, शिकार के लिए ओपन है, कौन सी बंद है। जो बंद में अगर कोई खेलेगा तीतर का शिकार, तो उसको हम चालान करेंगे, उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे और उसको सजा दिलाएंगे कोर्ट से या खुद हैवी जुर्माना करेंगे। तो अब बर्ड्स इतने बचा क्यों रहे हैं हम? अगर हम बेनिफिट्स पे जाएं तो इकोलॉजिकल रोल ऑफ बर्ड्स क्या है, इकोनॉमिक रोल क्या है, इनका रिक्रिएशन रोल क्या है, तो इस पर बात करें तो बर्ड सबसे ज़्यादा, इसकी इकोलॉजिकल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसेक्ट्स एंड रोडेंट कंट्रोल करते हैं। जो इंसेक्ट ईटर बर्ड्स हैं, जो रोडेंट पे, जैसे मैंने चूहे का बताया कि फाल्कन
और ईगल वगैरह उसको शिकार करते हैं, तो वो ये बहुत रोडेंट कंट्रोल बर्ड्स कर रहे हैं। अगर ये नहीं करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे खुदा न खास्ता पुराने ज़माने में मेरे परदादा के वक्त में सुना, ताऊ का बाप फैली और मेरे दादा दादी उससे फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो इसी तरह अगर इंसेक्ट नहीं खाए जाते, बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये डेंगू और इस किस्म की प्रॉब्लम डिजीज हम आएंगे। प्लांट पोलिनेशन बड़ा क्लियर है कि प्लांट डायोशियस है, मोनोशियस है, उस पे बर्ड बैठते हैं, उनकी टांगों के साथ उनके स्टेमन लगते हैं, वो दूसरे फूलों पे जाके बैठते हैं, वो उनके साथ जाते हैं और वहां जाके वो पोलिनेशन करते हैं। मेन सोर्स है बर्ड्स का जो पोलिनेशन में ये रोल अदा करते हैं। सीड डिस्पर्स, अगर कोई बर्ड कोई फल खाता है उसमें उसको सीड आ जाते हैं, वो जहाँ जहाँ ड्रॉपिंग्स करता है वहाँ वहाँ वो दरख्त उगते हैं, वो उनको स्प्रेड करते हैं। एग्रीकल्चर पेस्ट, ये जितनी पेस्टिसाइड्स हम इतनी कीमती इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं और बहुत सारा पैसा हमारा पेस्टिसाइड पे जा रहा है। तो अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, जितने ये बर्ड्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन बेहतर हो, वो उस पेस्ट को, उस जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाएंगे, तो एग्रीकल्चर का हम बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकेंगे। तो इस लिहाज से पेस्ट कंट्रोल के लिहाज से भी इनका बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रोल है। स्कैवेंजर्स, बहुत सारे लोगों में पूछते थे गिद्ध ने वाइल्ड नहीं है तो क्या है, क्या है, अगर 4 हरण नहीं होंगे तो क्या है, हम कौन सा हरणों को खाते हैं। लेकिन अब पब्लिक में एजुकेशन अवेयरनेस थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू ये टीवी वगैरह सारे ये पेपर मीडिया, तो हम उनको, अब अल्लाह का शुक्र है, आपको ये बंदा ये नहीं कह सकते कि मुझे वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो स्कैवेंजर्स अब वो हमसे पूछते हैं कि यार हमारे यहाँ गिद्धे होती किधर गई, तो फिर वो बेनिफिट बताते हैं उसका कि सर गिद्ध, अगर हम एक मरा हुआ जानवर डालते थे गांव के करीब ही फेंकते थे, तो गिद्ध इन्हें इस तरीके से साफ करती थी कि कोई स्मेल नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो इसी तरह मैं एक दिन मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तो अब हमारे पास क्या रह गया, गिद्ध खत्म होने के बाद उसके रिहेबिलिटेशन में बहुत काम हो रहा है। अभी पूरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया चांगामंगा में, कभी आपको इत्तेफाक हो तो उसको जरूर विजिट करें। अभी मैं एक हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, खड़ा था किसी का इंतजार करने में, तो कोई बाबा जी गुजरे, उन्होंने बड़ा स्पिट किया, बहुत बड़ा खंगार फेंक दिया। अब एक सेकंड में कौवा आया और उसको सक करके ले गया। तो ये अगर बर्ड ना हो तो बहुत सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये क्लीनर हैं, ये बहुत नेचुरल क्लीनर है हमारे, जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, ये बहुत खूबसूरत है कि बर्ड अगर कहीं जगह मौजूद है और उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो हैबिटेट चेंज हुई है, क्लाइमेट चेंज हुई है। ये इंडिकेटर हैं क्लाइमेट चेंज के, कि यहाँ या तो फीड खत्म हो गई है, या कोई टेम्परेचर बढ़ गया है, या कोई ऐसी चीज की कमी हो गई है जिसकी वजह से ये बर्ड यहाँ से चले गए। कोई ना कोई एनवायरनमेंट को यहाँ नुकसान पहुंचा है, कोई ना कमी आ रही है इस हैबिटेट में, जहाँ से बर्ड जो है वो निकल गए। और पर्टिकुलरली ब्रीडिंग सीजन में जहाँ बर्ड होगा, वो उसका और ज्यादा बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, उसमें उसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर वहां से बर्ड ब्रीडिंग सीजन में नहीं आता तो आप समझें कि यहाँ इंसेक्ट्स वगैरह की या उसकी फीड की बहुत कमी है। तो इस तरह हम बर्ड एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी उनको लेते हैं। प्रे प्रीडेटर डिपेंडेंस, अगर प्रे होगा तो प्रीडेटर वहां सर्वाइव करेगा, अगर प्रीडेटर ना होगा, खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं है, तो पॉपुलेशन जो प्रे की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वो पॉपुलेशन में खुद कोई पेंडेमिक फैलेगी, बीमारी आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और फीड उनकी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रेडेटर हैं ये मेंटेन करते हैं बैलेंस नेचर में और पॉपुलेशन को चेक रखते हैं। और उसमें पर्टिकुलरली ये बड़ा अहम है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बर्ड आमतौर पे जो कमजोर है, वीक है प्रे बर्ड, उस पर अटैक करता है जो उसको आसानी से पकड़ा जाए, ताकि अगर वो बीमार है, कमजोर है, वीक है, तो वो नेक्स्ट अपना नस्ल चलाने के लिए वो सूटेबल नहीं है, तो वो उसी वक्त वो उसको खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। तो जो नेक्स्ट आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है, जो नेक्स्ट पोटेंशियल आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, वो जीन पूल भी बेहतर होगा, वो सारा सिलसिला। तो इसी तरह इनके इकोलॉजी रोल को कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है। हम बर्ड्स पालते हैं, शिकार खेलते हैं, शिकार खाते हैं, खेलते हैं, बेचते हैं, कारोबार करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं, उससे बड़ा पैसा कमाते हैं। ये सेकंड नार्कोटिक्स के बाद जो सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड है इलीगल, वो बर्ड्स की और वाइल्ड लाइफ की ट्रेड है। पूरी दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा पैसा, या जैसे हम लीगल तौर पर रेवेन्यू ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह एस्थेटिक वैल्यू है। अगर आप एक बर्ड को देख रहे हो और कितना खूबसूरत है, अगर आप मोर को देख रहे हो, फैजन को देख रहे हो, या पानी खाली देख रहे हो, दरिया किनारे खड़े हो, तो वो क्या होगा, पानी चल रहा है, खूबसूरत है। लेकिन अगर उसमें मुर्गाबियां फिर रही हैं और उसमें कौसे कज़ाब बनी हुई है, विजन है, मैलड है, पोचर्ड है, पिंटेल है,
तो गैडवाल है, तो मुख्तलिफ रंगों के वो एक कम्बिनेशन बना हुआ है, जो पानी पे तैर रहे हैं, फिर वो उड़ रहे हैं दरिया में, वो दोपहर को दरिया में गुजारते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वो बहाव के साथ आते 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 फिर हेड के पास आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो ये नज़ारा जो है, ये इंसान के सारे गम भूल जाता है, सारे उसकी परेशानियां फॉर द टाइम बिंग भूल जाती हैं। तो इस तरह ये एस्थेटिक वैल्यू, उसकी रिक्रिएशन वैल्यू, फिर लोग स्पोर्ट के तौर पर शिकार खेलते हैं। लीगल शिकार जो है वो अलाउड है, करना चाहिए, वो उसका इस्लाम में भी इजाज़त है, और वो एक स्पोर्ट है, एक गेम है जिससे आप एंजॉय करते हो, जिससे आप लोगों में डिस्कस करते हो। लोग शिकारी वेट करते हैं कब मुगाबियाँ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो ग्रुपिंग हो रही है, गप्पें लग रही हैं, शुगर लग रहा है, तो अपने सारे गम भूल के वो एक पर्टिकुलर डिस्कशन में है। उस डिस्कशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं पहले कि जी अब मुर्गाबियाँ आने वाली हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, हमने शिकार खेलना है पूरा सीजन। वो गप्पे शप्पे स्टोरियां बनी, फिर जब वो एंड हुआ सीजन, तो अगले सीजन का इंतजार शुरू होगा। और दरमियान में अगर शिकारी आपस मिलते हो, सर पता है मैंने फायर किया, वो 3 बर्ड मैंने इकट्ठे किए यार, वो 5 मैंने गिरा दिए यार, 2 मैंने इस तरह किए, मैंने फायर इधर किया, बर्ड इधर किया। इस किस्म की जो स्टोरीज हैं, ये सारे दुख गम बुला देती हैं। अब आपने सब कुछ बर्ड के बारे में सीख लिया, आप बर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए या बर्ड वाचिंग के लिए जाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी हॉबी है बर्ड वाचिंग। तो फील्ड प्रिपरेशन कैसे करनी है? आपके पास डेफिनेटली एक नोटबुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई आपको परिंदा जिसको आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप कुछ पॉइंट नोट करके ले आएंगे, ताकि घर ला के आप उसको कंपैरिजन कर सकें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो नोट करेंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प आउट करेगा। इसके बाद बाइनोकुलर्स आपको जरूर होनी चाहिए। बर्ड आपको इतना करीब नहीं आने देगा कि आप नेकेड आई से उसके सारे फीचर जो हैं वो स्टडी करना। दूसरा, बाइनोकुलर से देखना वो कमाल है, क्योंकि दूर बर्ड होगा, आपको करीब नहीं आने देगा। दूर बर्ड उसके सारे कलर जो हैं, डक्स हैं, गीज हैं, स्वान है, तो उन जो खास तौर पे वाटरफॉल्स हैं वो पानी में है, तो आप उनको कैसे देखेंगे? तो आप करीब जा सकते हैं, जाए बोट पे जाएं, और जितने वो अलाउ करते जाएं, उसके बाद दूरबीन लगा के उनको देखें, और उनका आइडेंटिफिकेशन में आपको आसानी होगी। और मोस्टली ये जो 8x45 की या 10x50 की जो नाइकॉन की या कैनन की दूरबीन है, वो लें जो अच्छी किस्म के हैं, ताकि आपको उसमें। और दूसरा, जब आप उसको बर्ड को व्यू कर रहे हो, तो सूरज आपके बैक पे हो, ये ना आप सूरज की तरफ अगर व्यू कर रहे होंगे बर्ड को, तो वो आपको पता ही नहीं चला कि बर्ड क्या है, उसके कलर डिफरेंट होंगे और आपको आइडेंटिफिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ मुझे फील्ड में जाने का, अल्लाह का शुक्र है, सर्वे के लिए। तो पिछले दिनों मैं इत्तेफाक से नए जोगर चीता के ले के बड़ा पहन के शौक से गया, और मैं जो चकोर थी उसके सर्वे पे गया। तो ये कलर का के करीब हम गए, हमने कुछ साइड भी सिलेक्ट करनी थी। तो जोगर जो मेरे साथ थे वो उनके सारे तले ही नीचे से उड़ गए। तो फिर मैंने वो तस्मे वस्ते बांध के वहाँ पहुंचा जहाँ हमने स्टे किया था, वहाँ मैंने उससे जूता उधार लिया और मैं घर पहुंचा। तो आपने जो फील्ड के लिए शूज पहने हैं वो अच्छे सोल के हों, जो मजबूत हो, जो पहाड़ों पे चल सके। और चीता के बजाय वहाँ जो लोकल स्टाफ था, उन्होंने वो खेड़ी चप्पल पहनी हुई थी, तो वो बहुत कामयाब थी। और ये चीजें होंगी जो आपकी फील्ड प्रिपरेशन की। और आपका लिबास ऐसा होना चाहिए कि जरा मोटा हो, जो ये ना कि पतला सा आपने पहना हो, किसी शाख की दरख्त की शाख से टकराए और आपको सारा वो कपड़े फट जाए। थोड़ा सा मोटा जो कॉटन का हो, जो आपको जो आप पहन भी सकें इजीली। और चूंकि ये मोस्ट टाइम सर्वे वगैरह जो है वो सर्दियों में करते हैं, तो आपको कवर भी मिले, और आप किसी वो क्या कहते हैं, कपड़े फाड़ने के बजाय ऐसा कपड़ा हो जो थोड़ा रेजिस्ट कर सके शाखों के पास। और दूसरा, फील्ड गार्ड बाई सालम अली, जेड बी मिर्जा, टीजे रॉबर्ट, गिरमिट, ये आपके पास होने चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये लोग दीवाने हैं, जुनूनी हैं, और ये दुनिया माफिया लोग हैं। सालम अली वो आदमी है कि जूलॉजिकल कांग्रेस हुई उसमें पेशावर में, ये 83 की बात है, आई थिंक सो प्लस माइनस। तो सालम अली साहब ने एक चेयर करना था, ये इंडिया का मुसलमान है, ये पहले शिकारी था, फिर ये कंजर्वेशनिस्ट बना। इसने सीरीज ऑफ बुक्स लिखी हैं, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लिखा है, अब 13 सीरीज लिखे हैं, फील्ड गाइड लिखी है। तो क्या क्या किया कि वो पेशावर वाले ने एक सेशन अरेंज किया था जिसके सालम अली साहब ने चेयर करना था। तो अब वो सालम अली साहब मिल ही नहीं रहे, पतले से बारीक से। कभी किसी ने फोटो देखी किसी बुक पे, कोई जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जो बर्ड लवर हैं, तो डेफिनेटली उसको देखा होगा, वो सिंपल सादा सा बंदा था। तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा, परेशानी में सेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई बंदे उसको ढूंढने लग गए। तो कोई 2-3 घंटे के बाद जब 5-7 दिन चढ़ आया, तो वो सालम अली साहब आए, जूते उनके मिट्टी में थे, कीचड़ से भरे हुए थे,
तो डिपार्टमेंट में आ गए, तो उनका सर आपने चेयर करना था सेशन, ओ जी आ जाओ जी मैं कर लेता हूँ। तो पूछा सर आप किधर गए थे? हम सारे ढूंढ रहे थे, हम परेशान थे। तो उसने कहा वो मुझे याद नहीं है, गलती से मैं सुबह सुबह गया था कि मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। तो सर आप किधर गए थे? तो उन्होंने कहा मैं बहुत पहले, इतने साल पहले आया था, तो मैंने एक चिड़िया देखी थी, तो मैं सोच रहा था कि वो चिड़िया पता नहीं है कि अब वहाँ खत्म हो गई, बट सारी वो वहाँ नहीं है। तो इसी तरह जेड बी मिर्जा मैक्सिमम इन्होंने टूर किए हैं, मैक्सिमम पाकिस्तानी होने के नाते वो इंडिया में, वो भी मुसलमान है। और ये जो पाकिस्तान में जितनी बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी हैं जो बड़ी हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास गोरे की किताब है तो बर्ड ऑफ यूरोप एशिया की है, तो पता नहीं हमारे यहाँ ये बर्ड है कि नहीं है। तो बर्ड ऑफ पाकिस्तान गिरमिट ने लिखी है, टीजे रॉबर्ट ने लिखी है। ये जेड बी मिर्जा वो लोग हैं जुनूनी हैं जिन्होंने अपना काम किया, ये टाइम निकाल के। ये माशाल्लाह जेड बी मिर्जा 80 ईयर्स के हैं, ये बुक्स लिख रहे हैं और इनकी बुक्स जो हैं वो बड़ी कारआमद हैं, फील्ड गाइड्स हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुक्स। ठीक है जी। अभी उन्होंने एक मैनुअल लिखा था, वो भी मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, वो मार्गला हिल के बारे में था। तो टीचर रॉबर्ट एक अंग्रेज था, लेकिन उसने पाकिस्तान के 2 इतने बड़े वाल्यूम लिखे हैं, पैसराइन एंड नॉन पैसराइन, और ये अथॉरिटी हैं ये लोग। ये दे आर नॉट बेसिकली, टीचर रॉबर्ट पर्टिकुलरली इज नॉट ए zoologist, Salam Ali may be not a zoologist, but he is a conservationist, he is a bird lover, he is a hunter. So वहां से आप जब कन्वर्ट हुए कंजर्वेशन साइड पे, तो उन्होंने कमाल कर दिया। मैमल्स ऑफ पाकिस्तान टीचर आपने लिखी, बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान के 2 वॉल्यूम लिखे हैं, टीचर आपने फिर छोटी गाइड बुक भी 2 मैमल की लिखी हैं, स्मॉल मैमल्स, मेजर ग्रेट मैमल्स वगैरह। गिरमिट ने अभी लिखा है फील्ड वो बर्ड्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान, फिर बाद में उसने बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान भी लिखी है, तो ये बड़ी हेल्पफुल है। लॉजिस्टिक्स ये बड़ा जरूरी है। आप सर्वे पे गए हैं, आपके पास खाने पीने का अपना बंदोबस्त होना चाहिए। जो जंगल में आप कैंप लगाओ और अपना बंदोबस्त करो, वहाँ चाय बना रहे हो, छोटी मोटी कोई दाल चावल बना के खा लिए, वहाँ कोई टेस्टी और उस पर डिलीशियस डिशेज ना हो। आपको जिंदा रहने के लिए जो खाना है वो आपके पास होना चाहिए। ये ना हो कि सर्वे का टाइम और आप नाश्ता करने निकलेंगे, जी मैं जा रहा हूँ जी मुल्तान नाश्ता करने, लास्ट वाले आप बैठे हैं सर्वे के लिए, बर्ड सर्वे के लिए, और आप सुबह उठें और जी मैं नाश्ता करके हूँ फलान जगह पे। ये तो कोई बात नहीं। आपने अगर वाइल्ड लाइफ स्टडी करनी है, सर्वे करने हैं, तो आप मेंटली आपने प्रिपेयर करें कि इतने दिन हमने दाल चावल खाने हैं, फ्रोजन सब्जी या गोश्त खाना है। जैसे डॉल्फिन सर्वे में आप जाते हैं तो फ्रोजन सब्जियां गोश्त हमारे साथ दरिया में ले जाते हैं, वहाँ बनाते हैं, वहाँ खाते हैं, ताकि और टाइम पे हम सर्वे करते हैं बड़ा प्लान के साथ। तो इस तरह ये नहीं कि आप बर्ड वाचिंग के लिए जाएं और वहाँ आपको याद आ जाए कि मुझे तो नाश्ता भूख लगी है, वही बर्ड का टाइम होता है मॉर्निंग इवनिंग पे डान एंड डस्ट पे, उस पर आपको नाश्ता की और शाम को भूख लगी हो, तो आपने सर्वे क्या करना। इस तरह 4 व्हील व्हीकल, आप कार पे ना जाएं। अगर आप वाइल्ड लाइफ स्टडी करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें वाइल्ड कार जहाँ तक जा सकती है। अगर जीप नहीं होगी तो आप जीप में मैक्सिमम जंगल में जा सकते हैं, आप खाले, आप जो चीज़ रुकावट आएगी उसको अबूर कर सकते हैं, और किसी कीचड़ वगैरह में दलदल में जीप नहीं फंसेगी। 4 व्हील ड्राइव आपको मोर हेल्पफुल होगी। आप कार में जा सकते हैं, मैं कोई मना तो नहीं करता, लेकिन 4 व्हील ड्राइव जो है वो जीप जो है वो बेस्ट होगी। ये ऊपर होती है, ये खाले वाले सारे ये जो अटकले हैं ये सारे अबूर कर जाती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सच पेशेंटली, और मैं बहुत मशकूर हूँ, मैंने आपको बहुत टाइम लिया। ये तकरीबन कोई 1.5 घंटा लेक्चर चला है, आपने सुना है। अब मैं इतना ही खुश हूँगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप क्वेश्चन करें, मैं जवाब दूँ। और अगर किसी वजह से मैं कोई जवाब नहीं दे सकता तो मैं इंशाल्लाह बिलाल साहब के थ्रू या जो भी कोई होगा उसके थ्रू मैं आपको नेक्स्ट उस सवाल का जवाब दूंगा जो मैं अभी नहीं दे सकूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासर हो। कोई क्वेश्चन है तो बताएं।